हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोचिंग। मेरा नाम है नितेश और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 3D ज्योमेट्री का जेईई मेन का इन डेप्थ सब टॉपिक वाइज एनालिसिस। कौन कौन से सब टॉपिक्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और क्या क्या कॉन्सेप्ट बारी बारी रिपीट हो रहा है जेईई मेन एग्जाम में, वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया लगेगा। तो हम वहां पे कॉन्सेप्ट का कवरेज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स का क्विक रिवीजन देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। जिस तरह का वीडियो मैंने पहले बनाया था बायनोमियल थ्योरम का, स्ट्रेट लाइन का और वेक्टर्स का, उसी सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है 3D ज्योमेट्री का। तो यही है इस वीडियो का मोटिव। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग में मैं पहले एनालिसिस करूंगा कि यहाँ पे किससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या परसेंटेज वहां पे कौन से टॉपिक का कितना है, और उसके बाद में हम टॉपिक बाय टॉपिक जो है वहां पे डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट्स का, और उसका हम वहां पे रिवीजन करेंगे। तो एक बार अगर आप ये वीडियो ढंग से देख लेंगे तो आपके ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो है 99% ऑफ द कॉन्सेप्ट 3D ज्योमेट्री के आसानी से रिवाइज हो जाएंगे, जिसको आप एग्जाम में आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो का जो लिंक है, बेसिकली क्या है, वीडियो को मैं पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और उसका जो टाइम स्टैम्प है, टाइम का जो लिंक है, वो मैं कमेंट्स के फर्स्ट कमेंट में लिखूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। तो आपको डायरेक्टली किसी एक सब टॉपिक पे जाना है तो डायरेक्टली क्लिक करके आप वहां पे जा सकते हैं, और जो स्किप करना है वो आप स्किप कर सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे अगर आप रिवीजन करेंगे, आपको कुछ पर्टिकुलर चीज रिवाइज करनी है, तो आप उस पर वहां पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। 3D ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसमें टोटल 87 पेपर्स में से 176 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अराउंड 2 क्वेश्चंस पर पेपर का एवरेज है। तो मान के चलिए आपके एग्जाम में इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में जेईई मेन में आएंगे ही आएंगे। और अगर हम जेईई मेन 2021 की बात करते हैं तो 26 में से 54 क्वेश्चंस आए हैं, तो अराउंड 2 क्वेश्चंस हो गए। और नीचे मैंने उसका ब्रेकअप लिखा हुआ है फरवरी, मार्च, जुलाई और अगस्त शिफ्ट का। तो वो वहां पे आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेट 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है मैं इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम ये जो 176 क्वेश्चन है इसका ब्रेकअप देखते हैं, किस तरह से टॉपिक वाइज में मैंने डिवाइड किया है। तो एक टॉपिक है दैट इज इन्वॉल्विंग लाइन। तो लाइन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस हैं अराउंड 24% क्वेश्चन उसमें से आए हैं। इन्वॉल्विंग प्लेन उसमें से क्वेश्चन आए हैं 18%, सिर्फ प्लेन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन है। फिर प्लेन और लाइन को कंबाइन करके या एक प्लेन के साथ दूसरा प्लेन कंबाइन करके, एक से ज्यादा प्लेन को कंबाइन करके, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं सबसे ज्यादा वेटेज उसी का है, दैट इज 41% के अराउंड क्वेश्चंस आए हैं। तो यही चीज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, इसको भी सब टॉपिक में डिवाइड करके क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद में है फैमिली ऑफ प्लेन्स, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2021 में फैमिली ऑफ प्लेन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। देखिए आप 9 क्वेश्चंस वहां से पूछे गए हैं। तो इस तरह से मैंने ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। हर पार्ट में से हम सब टॉपिक वाइज एनालिसिस भी देखेंगे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देखेंगे आगे वीडियो में जैसे से बढ़ते जाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा। अब जो लाइंस है उसमें से टोटल 43 क्वेश्चंस आए हैं। 2021 में 13 क्वेश्चंस आए हैं। तो लाइन में मैंने जो टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं वो है इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस दैट इज 2 लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, और एक पॉइंट और एक लाइन को कंबाइन करने वाले क्वेश्चन। पॉइंट का लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन, या फिर हमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन अगर हमें निकालना है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसका यहाँ पे ये ब्रेकअप है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो एंगल बिटवीन द लाइंस जो है काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर काफी क्वेश्चंस आते हैं, और पॉइंट एंड द लाइन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस एग्जाम में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है सब टॉपिक में देखेंगे दैट इज प्लेन की इक्वेशन को इन्वॉल्व करके। तो 2021 में 7 क्वेश्चंस उसमें से आए थे, और इसमें जो सब टॉपिक्स हैं इसी के अंदर जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है देखो उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे, क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंगल बिटवीन प्लेन से भी क्वेश्चंस आते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए प्लेन। तो इसी में मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए प्लेन अलोंग ए लाइन, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। उस पर भी 5 क्वेश्चन आए हैं, और डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए प्लेन पे भी 5 क्वेश्चन आए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम वहां डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कंबाइनिंग लाइन एंड ए प्लेन। तो इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन 72 क्वेश्चन आए हैं। 23 क्वेश्चन उसमें से 2021 में आया है, जिसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लाइन और प्लेन को कंबाइन करके लिखा गया है। जैसे को प्लेनर लाइंस का क्वेश्चन काफी कॉमन है,
फिर एक लाइन और एक प्लेन को कंबाइन करते हैं तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इमेज निकालनी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेसिकली क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज जो है वो एक पॉइंट का प्लेन पे होता है, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो लाइन और प्लेन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको इंक्लूड किया है। ये चीज हम ध्यान रखेंगे। फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है जिसमें लाइन को कंबाइन किया गया है, वहां पे यूज किया गया है एक से ज्यादा लाइन को, एक प्लेन जो है दूसरे दो प्लेन के परपेंडिकुलर, पैरेलल, इस तरह के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड ये ब्रेकडाउन है, सबसे ज्यादा देखेंगे उसी से क्वेश्चंस वहां पे आए हैं। फिर एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन से तो 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, बस हमें पता है एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ प्लेन्स। फैमिली ऑफ प्लेन्स में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक तो डायरेक्ट आप इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स लिखते हैं, या फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, जिसको हम लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स भी लिखते हैं, जिसपे जेईई एडवांस में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2021 में अगर आप देखेंगे तो 9 क्वेश्चंस इसमें से आए हैं आउट ऑफ 26 जो पेपर हुए हैं, तो काफी एक सिग्निफिकेंट वेटेज है, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा एग्जाम में हो जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ओवरऑल एनालिसिस क्या है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सब टॉपिक्स मैंने 4 बनाए हैं उसके भी इन डेप्थ जाके उसमें से क्या कॉन्सेप्ट पे कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, अब वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन को कंटेन करने वाले क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसको भी मैंने सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता होगी वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखते हैं। दोनों फॉर्म्स को जब यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें इक्वेशन देख के पता होना चाहिए कि ये पॉइंट ऑन द लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कार्टेशियन फॉर्म में हमें ये ध्यान रखना होता है कि x, y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। डायरेक्शन रेशियो मतलब वेक्टर ऑफ द लाइन, तो ये ध्यान रखना है। अब एग्जाम में क्या होता है, अगर डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे दी हुई होती है तब तो क्या आप आसानी से सॉल्व उसको कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या है क्वेश्चन में इक्वेशन डिफरेंट तरीके से लिखता है, तो वो डिफरेंट तरीके क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे जेईई में 2013 में ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखी हुई थी, तो वहां पे 2 लाइन की इक्वेशन थी, लेकिन मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ली है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन को 3D में ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो 2 लीनियर इक्वेशन है, पहले है x और y में लीनियर इक्वेशन, दूसरा है z और y में लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे इस तरह से लिखने के बजाय वो 2 लीनियर इक्वेशंस भी लिख सकता है और बोलेगा ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, उसमें x y z आएगा। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे चेंज करते हैं, आप फाइंड करिए कि कौन से वेरिएबल जो है जो दोनों इक्वेशंस में कॉमन है, दैट इज y। फिर आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे। पहले से y की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ x, तो ये वैल्यू आएगी x माइनस ब्रैकेट में रूट लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा। दूसरे से भी y की इक्वेशन से हम यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, तो z माइनस रूट लैम्डा अपॉन रूट लैम्डा माइनस 1। तो अब इस तरह से हमने क्या किया, लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लिया। नोटिस करिए x y z का कोफिशिएंट 1 हो गया है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है रूट लैम्डा और यहाँ पे अपॉन में 1, और यहाँ पे रूट लैम्डा माइनस 1 जो है वो उसका डायरेक्शन रेशियो है। ऐसे हम फाइंड करते हैं। इसके अलावा कोई भी लाइन की इक्वेशन आपको दी भी होती है, उसमें इस पार्ट को 0 करिए, इस पार्ट को 0 करिए, इस पार्ट को 0 करिए, उससे आपको पॉइंट ऑन द लाइन मिल जाता है। तो ये हम यहाँ पे एक टाइप ये है, जैसे इक्वेशन लिखी होती है उसको आपको चेंज करना होता है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन को चेंज करके फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन कैसे निकालना है वो आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड एंगल बिटवीन लाइन्स, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, वैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, जेईई में 2021 में आया क्वेश्चन, तो उसमें लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे दी हुई थी, तो इससे रिलेटेड भी हमें निकालना आना चाहिए। फटाफट हम कैसे निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। अगर आपको पॉइंट निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना है, जो x का पार्ट है उसको 0 कर दो, y का पार्ट 0 कर दो, z का पार्ट 0 कर दो, तो पॉइंट मिल जाएगा 1, 2 और 1। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन रेशियो लिखना है तो उसका फास्ट तरीका क्या होता है, मैंने क्या करना है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो उसका तरीका क्या होता है, जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो यहाँ पे हैं 3, 6 और 2, उसके एलसीएम से पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आप डिवाइड करेंगे। 3, 6 और 2 का एलसीएम है 6, तो आप इस पूरे के पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ये इक्वेशन इसमें चेंज हो जाएगी, 3/6 1/2, 6/6 1, 2/6 हो जाएगा 1/3। तो ये हो गया इसके डायरेक्शन रेशियो 2 और 3। इस तरह से हम फटाफट इसको चेंज कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये हमको आइडिया होना चाहिए।
तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, जेईई मेन में इक्वेशन ऑफ लाइन को वो कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी हुई है, इसमें एक्स और वाई में एक इक्वेशन लिखी हुई है और z इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो पहले वाले में क्या था, x के टर्म्स में, y के टर्म्स में और z के टर्म्स में तीनों को इक्वेट किया गया था। यहाँ x और y को इक्वेट किया है, z इक्वल टू 1 लिखा है। तो x और y को इक्वेट किया है तो आप उसको चेंज कर लेंगे पहले किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। तो क्या तरीका है, x और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 3 है, तो 2 और 3 के एलसीएम से उसको डिवाइड कर लेंगे, दैट इज 6 से। तो यहाँ पे आएगा 2x/6, यहाँ आएगा 3x/6। आप ऐसे कर सकते हैं, या 3 यहाँ ले जाइए या 2 यहाँ ले जाइए, वैसे भी कर सकते हैं, एक ही वो बात है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हमारा चेंज हो गया इस वाले पार्ट में, लेकिन z में यहाँ नहीं आया। तो इसमें ध्यान रखना है कि z इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ऐसे भी इक्वेशन लिखी होती तो 1 को यहाँ ले जाते हैं, z-1 आएगा, राइट में आएगा 0, तो अपॉन 0 उसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये हो गई हमारी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। तो उसका डायरेक्शन रेशियो अगर हमें लिखना है तो लिखेंगे 3i कैप 2j कैप एंड 0k कैप, xyz का कोफिशिएंट 1 है। तो ध्यान रखिए डायरेक्शन जो है वो 0 भी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में i j k में, अगर z इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट या x इक्वल टू कॉन्स्टेंट की टर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है। तो ये हो गया हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन को डिफरेंट तरीके से लिखना और उसको आपको चेंज करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कितने टाइप्स की लाइंस होती हैं और उस पे क्वेश्चंस में कैसे लिखा जाता है और कैसे आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। 2 ही टाइप की लाइंस होती है, या तो कोप्लेनर होती है या नॉन कोप्लेनर होती है। कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में लाई करने वाली लाइन, मतलब एक पीस ऑफ पेपर पे लाइन करने वाली लाइन। तो उसका हम डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये जो डायग्राम है इस प्लेन पे ही ये दोनों लाइंस लाई करती हैं, और जो लाइंस कोप्लेनर नहीं होती हैं उसी को हम स्क्यू लाइंस भी बोलते हैं। अब जो लाइंस एक प्लेन पे होती हैं उसकी क्या तरीके होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो ध्यान रखेंगे एक प्लेन पे लाई करने वाली लाइन ऑलमोस्ट हमेशा इंटरसेक्ट करती है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप हमेशा कंडीशन लगा सकते हैं कि ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में लाई करती है, और 2 लाइन एक प्लेन में लाई करती है उसकी कंडीशन में कोप्लेनर लाइंस में आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे अप्लाई करनी होती है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है लाइन इंटरसेक्ट कर रही तो आप उसको कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर 2 लाइंस एक ही प्लेन में है तो वो पैरेलल भी हो सकती है, इंटरसेक्ट भी कर सकती है। इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही प्लेन में होगी, पैरेलल भी हो सकती है, तो पैरेलल जो होंगी वो भी एक प्लेन में होंगी, तो वो दूसरा केस होता है। तीसरा होता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है दोनों लाइन आइडेंटिकल है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती है। पैरेलल को आइडेंटिफाई करना इजी होता है, दोनों का जो डायरेक्शन रेशो है उसके आई कैप का रेशो, जे कैप का रेशो और के कैप का रेशो सेम होगा। ऐसे ही हम पैरेलल वेक्टर्स को करते हैं फाइंड। सेम तरह से पैरेलल लाइंस को फाइंड किया जाता है। कोइंसिडेंट लाइंस को फाइंड करने का तरीका होता है कि वो आपस में पैरेलल तो होंगी ही, उसके बाद में आपको क्या करना है, उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट दिए होंगे, 2 लाइन दी हुई अगर आपको चेक करना है कोइंसिडेंट है या नहीं है, तो पहले चेक करेंगे पैरेलल, पैरेलल हो जाएगी। उसके बाद में आप क्या चेक करेंगे, दोनों लाइन पे जो पॉइंट लिया हुआ है उससे भी आप एक वेक्टर बनाएंगे। अगर उससे भी जो वेक्टर बना वो जो उनके डायरेक्शन रेशो के पैरेलल है, इसका मतलब वो कोइंसिडेंट है। इसका मतलब यही है कि उसकी डायरेक्शन भी एक ही है और 2 पॉइंट से जब हम वेक्टर डिफाइन करते हैं वो भी डायरेक्शन वो ही है, तो वो कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। अब स्क्यू लाइंस क्या होती है, और इसी पे क्वेश्चन आता है, स्क्यू लाइंस के बीच का आपको डिस्टेंस आपको फाइंड करना होता है। तो इसका एक डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, मैंने क्यूब बनाया है, आप अपने रूम में जहां बैठे हैं वहां से भी देख सकते हैं। तो ये लाइंस ऐसी होती हैं जो एक प्लेन में नहीं होती है। तो इस डायग्राम में हम नोटिस करते हैं, देखिए तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये एक ही प्लेन में है, ये इस प्लेन में या इस फेस पे करती है लाइन। लेकिन अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं यहाँ पे और मैं बात करता हूं इस वाली लाइन की, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसको अगर आप आगे ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे तो वो इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी। तो ये लाइंस आपस में क्या है, ये स्क्यू लाइंस है। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो डिफरेंट प्लेन्स में लाया करती है, सेम प्लेन में नहीं होती है। अगर इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन इस प्लेन में है, इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन इस प्लेन में है, दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे आइडेंटिफाई हम करते हैं लाइंस को। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चंस में आता है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, ऐसा क्वेश्चन में क्या आता है, जनरली पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है, और इंटरसेक्शन पॉइंट को यूज करके कई बार क्या होता है, किसी दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे जेईई मेन 2020 में आया था कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, अगर एग्जिस्ट करेगा तो एल और एम की क्या वैल्यू होगी। 4 ऑप्शन आपको वहां पे क्वेश्चन में दिए हुए थे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, हम लिखते हैं एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। हो सकता है आपको वेक्टर की फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई हो
हो सकता है आपको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई हो। कार्टेशियन फॉर्म में अगर लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, आपको आता ही होगा मेरे ख्याल से, वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज करना काफी इजी होता है। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है तो x की वैल्यू हम l की टर्म्स में, y की वैल्यू l की टर्म्स में, z की वैल्यू l की टर्म्स में निकालेंगे। L2 भी हम यहाँ पे मैंने इसको m माना है तो m के टर्म्स में x y z निकालेंगे। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके x कोऑर्डिनेट मैच करेंगे, y भी मैच करेगा और z भी मैच करेगा। अगर यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है तो आप दोनों वेक्टर फॉर्म से i कैप j कैप k कैप के कंपोनेंट निकालेंगे। तो i कैप में ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे अगर i कैप कंबाइन कर लेंगे, यहाँ पे i कैप j कैप k कैप कंबाइन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इसमें अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना था वेक्टर फॉर्म में तो दोनों का i कैप, दोनों का j कैप, दोनों का k कैप आप इक्वेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो i कैप को इक्वेट करूंगा तो ये वैल्यू आएगी, j कैप में इक्वेट करूंगा तो 1 = m-1 आएगा। बस ध्यान ये रखना होता है, तीसरे से आएगा आंसर l = -n। लाइंस तभी इंटरसेक्ट करती हैं जब हम बोलते हैं तीनों से l और m की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो क्योंकि दो ही वेरिएबल होते हैं l और m, उससे हम सॉल्व करते हैं इन दोनों इक्वेशन से, फिर उससे जो आंसर आता है उससे हम k कैप का कंपोनेंट मैच करा के देखते हैं। अगर मैच कर जाता है इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट करती है, अगर मैच नहीं करता है इसका मतलब वो स्क्यू लाइंस होती है। आप स्क्यू लाइंस को ऐसे भी चेक कर सकते हैं, या फिर हम चेक कर सकते हैं कैसे, कि जो इंटरसेक्टिंग होगी वो कोप्लेनर होगी, तो जो स्क्यू होगी वो कोप्लेनर नहीं होगी। तो बाद में हम देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट = 0 से हम चेक करते हैं कोप्लेनर लाइंस को। तो ये हो गया इंटरसेक्शन पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एंगल बिटवीन लाइन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा क्लियर हो गया है, रिवाइज हो गया है। तो एंगल बिटवीन लाइंस डिफाइन किया जाता है एंगल बिटवीन डायरेक्शन रेशो या वेक्टर ऑफ द लाइन। तो इसकी डायरेक्शन रेशो मैंने वेक्टर सी लिखा है, इसका वेक्टर डी लिखा है। तो डायरेक्शन रेशो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन से निकालना आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे इनके बीच का जो एंगल थीटा है उसको हम बोलते हैं cos थीटा = C.D/mod C mod D। ऐसे ही हम इसको करेंगे डिफाइन। तो ये हो गया एंगल बिटवीन द लाइंस। अब एंगल बिटवीन लाइन ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। तो अगर मैं एक्यूट एंगल डिफाइन कर रहा हूं तो मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लिया, जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव आ जाएगी। थीटा को मैंने एक्यूट डिफाइन किया। तो क्वेश्चन में जैसा लिखा होता है उसके हिसाब से हम आंसर निकाल लेते हैं। तो वैसे दो आंसर हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है cos थीटा, पॉजिटिव अगर होगा तो एक्यूट एंगल आएगा, और 180 - थीटा एंगल की बात करेंगे तो आएगा दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में 5 क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 40। तो और दूसरे टाइप का कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब एंगल बिटवीन लाइंस जब भी आपको एग्जाम में निकालना है तो ध्यान रखना, अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन से एंगल निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो उसमें वेक्टर सी वेक्टर डी मतलब डायरेक्शन रेशियो निकालने होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए x y z का कोफिशिएंट 1 बनाना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस इसमें जो आते हैं एंगल बिटवीन लाइंस में दैट इज डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड। तो उसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है एंगल बिटवीन लाइंस निकालना है जिसके डायरेक्शन कोसाइन इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। आपने डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पढ़ा होगा। डायरेक्शन कोसाइन में क्या होता है, एल एम एन से डिफाइन करते हैं। तो बोलते हैं L² + M² + N² = 1, cos² अल्फा + cos² बीटा + cos² गामा = 1। ऐसे हम वहां पे करते हैं डिफाइन। अब इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेन में 9 टाइम्स पूछे जा चुके हैं। बीच में 2020 में इसका क्वेश्चन नहीं आया था। 2018-19 तक काफी क्वेश्चन आते थे, 18 तक स्पेसिफिकली ज्यादा क्वेश्चन आए, 21 में भी फिर से क्वेश्चन इसका आया। तो इसके क्वेश्चन काफी सिंपल होते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एल एम और एन में 2 इक्वेशंस दी हुई होती है, तो हम एल और एम और एन की 2 वैल्यूज निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है तो 2 वैल्यू आएगी, फिर उससे बीच में हम वहां पे एंगल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एंगल निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं, तो एल की वैल्यू मैंने एम और एन के टर्म्स में पुट कर दी, -3m - n 5n। तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा, इससे m और n में एक इक्वेशन बन जाएगी। तो m और n में एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज करोगे तो m की वैल्यू n की टर्म्स में आएगी, या तो -n या -2n। वो जैसी इक्वेशन बनेगी उसके हिसाब से आप उसकी वैल्यू निकालें। फिर जो भी m की वैल्यू आ गई है उसको आप पुट करके l की वैल्यू निकालेंगे n की टर्म्स में, और m की वैल्यू -2n पुट करके l की वैल्यू निकालेंगे n की टर्म्स में। तो यहाँ से आएगी -2n और यहाँ पे -2n पुट करेंगे तो यहाँ से l की वैल्यू आएगी n। तो ये आपको सबसे पहले करना है। अब ध्यान रखेंगे जो भी लाइन की इक्वेशन है या जो भी लाइन के वेक्टर हैं वो होते हैं l, m और n। तो यहाँ पे इससे l और m और n की वैल्यू क्या आएगी, l की वैल्यू आएगी -2n, m की वैल्यू आएगी -n, और n तो n ही है, उसको हमें n की टर्म्स में लिखा है। क्योंकि हमको सबको n की टर्म्स में लिखा है तो हमेशा एक वेरिएबल की टर्म्स में बाकी दोनों वैल्यूज को आपको लिखना है। लाइन 2 के केस में क्या आएगा,
L हो जाएगा n, m हो जाएगा -2n और n तो n ही है, तो ये आ जाएगा। अब इससे हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे? तो जो कॉमन वैल्यू आपको दिख रही है उसको आप हटा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो का ये मतलब होता है जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर है वो आप हटा सकते हैं। तो यहाँ से हमने एक वेरिएबल के टर्म्स में इसलिए निकाला क्योंकि n आप यहाँ से हटा दीजिए, तो इसकी डायरेक्शन आएगी -2 -1 1। यहाँ से n हटाएंगे तो आएगा 1 -2 और 1, तो ये इसके आगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन। और अगर आपको डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन मिल गया तो आप इसके बीच का एंगल कर सकते हैं डिफाइन। कॉस थीटा अभी मैंने डिफाइन किया था। तो ये हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ लाइन से डायरेक्शन रेशियो नहीं निकाले, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में कंडीशन दी हुई थी, उससे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकाले। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं 9 टाइम्स, डायरेक्ट वाले क्वेश्चन 5 टाइम्स ही पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। और ये जो 7 क्वेश्चंस जेईई मेन में आए हैं अभी तक डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस के फॉर्मूले से ही पूछे गए हैं। स्क्यू लाइंस कौन सी होती है, अभी मैंने आपको बताया, जो एक प्लेन में लाया नहीं करती है। तो इस तरह से हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो ये एक प्लेन में लाया करने वाली लाइन है L2, ये एक दूसरे प्लेन में लाया करने वाली लाइन है L1। तो यहाँ पे इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो लाया करता है एक ऐसे वेक्टर के अलोंग जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो ये वेक्टर हमने यहाँ पे इस तरह से बनाया है B1 क्रॉस B2, जिसमें यहाँ पे क्या है, B1 वेक्टर जो है फर्स्ट वेक्टर का लाइन है और दूसरा वेक्टर B2 वेक्टर दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो है या दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है। अब क्योंकि ये वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है तो हम इसको लिख सकते हैं B1 क्रॉस B2 से। तो इसी के अलोंग डिस्टेंस D करता है लाइन, और इस डिस्टेंस D को हम निकालते हैं यहाँ पे इस ट्राइंगल से। तो इस ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को मैं बारी बारी आगे यूज करूंगा। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है तो आप ट्राइंगल बनेंगे 90 डिग्री का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 90 डिग्री का ट्राइंगल बनाया है। ये कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे एक साइड होती है जो दोनों लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स होते हैं A1 A2, उसको ज्वाइन करके बनाते हैं हम एक साइड ऑफ द लाइन। और यहाँ पे ये जो है लेंथ, इसको बोलते हैं B, जो हमें इवेल्युएट करनी है। और इस ट्राइंगल में ये वेक्टर की लेंथ भी पता है और ये वेक्टर की डायरेक्शन भी पता है। और ये जो दूसरा वेक्टर है इसकी सिर्फ डायरेक्शन पता है, क्योंकि D किसके अलोंग लाई करता है, B1 क्रॉस B2 के अलोंग। तो हमें यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी पता है, इसकी डायरेक्शन भी पता है। तो अब यहाँ पे हम ये एंगल थीटा क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर हमें पता है और ये वेक्टर हमें पता है। जब भी ट्राइंगल बनेगा उसमें हमेशा 2 साइड्स की डायरेक्शन आपको पता होगी, तो हमेशा उसके बीच का एंगल आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर जो भी लेंथ निकालनी होती है वो आप डिफाइन कर सकते हैं एक साइड की लेंथ जो आपको पता है। जो आपको पता है यहाँ पे मॉड A2 - A1, तो अगर ये थीटा है तो D लिख सकते हैं मॉड A2 - A1 कॉस थीटा, ऐसे डिफाइन किया जाता है। तो कॉस थीटा आ गया। तो अगर आपने वेक्टर्स मैंने डिसाइड किया था, जब मैंने डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया था कॉस थीटा मतलब वेक्टर का प्रोजेक्शन। तो ये A2 - A1 का प्रोजेक्शन है इसके अलोंग। ये किसके अलोंग है, B1 क्रॉस B2 के अलोंग। तो हम लिखेंगे A2 - A1 का डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस डिफाइन किया जाता है। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ A2 - A1 वेक्टर। A2 - A1 वेक्टर क्या है, दोनों लाइन के ऊपर जो 2 पॉइंट है उसको ज्वाइन करके बनाएंगे एक वेक्टर। उस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंगे दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग। दोनों लाइन का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, B1 क्रॉस B2। ऐसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस निकालते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं, कई बार तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन निकालना होता है, कई बार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन दिया हुआ होता है और आपको कोई कंडीशन या वेरिएबल की वैल्यू करनी होती है फाइंड। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन जो है मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन में वहां पे भी यूज किया जाता है। वैसे भी क्वेश्चन आते हैं इक्वेशन अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दी हुई। अब ये जो मैंने लिखा है डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, ऐसे केस में क्या है, जब सिमेट्रिकल फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है उस फॉर्म में इक्वेशन दी हुई होती है। लेकिन अनसिमेट्रिकल फॉर्म को भी कंबाइन करेंगे तो अराउंड 12 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन अनसिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दी हुई है, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन का क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये उसका फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें अभी तक जो क्वेश्चन नहीं आया है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। तो वो जो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है वो ये है कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस जो है, इसकी आपको इक्वेशन निकालनी है। तो वो आप कैसे निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपको निकालनी है। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक लाइन दी हुई है, एक दूसरी लाइन दी हुई है, आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो दोनों लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वो यही लाइन होती है, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस जो है उसके यहाँ पे जिसके अलोंग लाई करता है उसकी इक्वेशन निकालनी। तो हमें पता है किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो पॉइंट ऑन द लाइन और एक उसका डायरेक्शन रेशियो, वही हम डिफाइन करते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो तो हमें पता है, दैट इज D1 क्रॉस B2, वो हमेशा हम आसानी से निकाल सकते हैं।
अब हमें या तो पॉइंट P चाहिए या पॉइंट Q चाहिए, सिर्फ हमें यही फाइंड करना होता है। इस पे भी एग्जाम में एक या दो बार ही क्वेश्चन आया है और एक बार ही आया है जितना मुझे याद है, एक से ज्यादा बार तो क्वेश्चन आया भी नहीं है। इस लाइन की इक्वेशन आपसे पूछी गई, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पे जे एडवांस में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे अगर इसका वेक्टर हमें पता है v1 क्रॉस v2, इक्वेशन निकालने के लिए या तो पॉइंट P चाहिए या पॉइंट Q चाहिए। तो सपोज एक मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ इससे रिलेटेड, यहाँ पे पॉइंट ले लिया 1 2 1, इसकी डायरेक्शन रेशियो ले ली 2 1 3, इस तरह से मैंने एक लाइन डिफाइन करी। इस पे पॉइंट 2 3 3 ले लिया, इसका डायरेक्शन ले लिया, रेशियो ले लिया 1 2 4। तो P या Q में से हम पॉइंट निकालते कैसे हैं? एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन L2 और एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन L1 लिखते हैं। तो पहले हमेशा v1 क्रॉस v2 निकालेंगे क्योंकि वो तो वेक्टर हो गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन। फिर इस पे हम जनरल पॉइंट लिखेंगे लैम्डा की टर्म्स में, वो आप लिख सकते हैं। इस पे आप म्यू की टर्म्स में लिख लेंगे जनरल पॉइंट। तो एनी जनरल पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पे, फिर कंडीशन लगाएंगे कि ये जो PQ वेक्टर है ये v1 क्रॉस v2 के क्या है, पैरेलल। उससे आप क्या निकालेंगे, लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालेंगे। और एक बार लैम्डा और म्यू आ जाएगा तो पॉइंट Q और पॉइंट P पता लग जाएगा। तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए तो एक ही पॉइंट चाहिए, तो किसी भी एक पॉइंट को यूज करके आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें क्या लिखा था, ये जो लाइन लिखी हुई थी उसमें पूछा गया था कौन सा आंसर नहीं है। तो वहां पे पॉइंट P वाला आंसर होगा, पॉइंट Q वाला आंसर होगा, जो बच गया वो वाला आंसर नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में, यह हमें ध्यान रखना है। तो कंडीशन क्या है, एक जो ऐसी लाइन है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, कंडीशन क्या लगाते हैं, दोनों पे लिखते हैं जनरल पॉइंट, उससे बनाते हैं हम एक वेक्टर। अब उस वेक्टर में नोटिस करो वेरिएबल कितने हैं, लैम्डा और म्यू दो ही वेरिएबल है। और हम इसके लिए लगाएंगे कि ये जो वेक्टर है ये इसके पैरेलल है। पैरेलल की कंडीशन क्या होगी, इस वेक्टर का जो आई कैप आएगा वो आएगा दिस माइनस दिस, और इसका जो आई कैप है उसका रेशियो इक्वेट करेंगे किससे, इस वेक्टर का जो जे कैप आएगा और इसके जे कैप से, और इस वेक्टर का जो के कैप आएगा सब्ट्रैक्ट करके इसके के कैप के रेशियो से इक्वेट करके वहां से हम लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन लाइन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और एग्जाम में आपको क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक पॉइंट एंड ए लाइन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से आए हैं, 15 क्वेश्चंस आए हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट देखेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन ए लाइन कैसे निकालते हैं, इमेज ऑफ पॉइंट इन ए लाइन कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन कैसे निकालते हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये थ्रू आउट द ईयर्स रिपीट हुए हैं और रिसेंटली 19, 20 और 21 में ज्यादा पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे एक देखो क्वेश्चन, इसमें लिखा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ऑन द लाइन इज दिस। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको दे दिया, फिर आपको बोलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन निकालो। तो इसमें क्या है, दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। तो हमेशा पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन का फॉर्मूला। तो इनके बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो आपको ए पता होना चाहिए। तो ए निकालेंगे हम कंडीशन से कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे 357 है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या लगाते हैं हम, ये यहाँ पे समझते हैं। तो उसके लिए 20 का एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक पॉइंट है 4, 2, 3, इससे हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाना है लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो हम यहाँ पे इस पे बनाएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फिर आपको चेक करना था कि वो जो पॉइंट है कौन से प्लेन में लाई करता है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, आपको सिंपली जो आंसर आता था हर ऑप्शन में पुट करके चेक करना था। तो हमारा आइडिया ये है कि हम ये पॉइंट P निकालना कैसे है, ये चीज हम यहाँ पे सीखेंगे कि ये पॉइंट P निकालेंगे कैसे, कंडीशंस हम क्या अप्लाई करेंगे। फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर हम निकालेंगे तो इमेज ऑफ पॉइंट कैसे निकालते हैं, फिर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन कैसे निकालते हैं, मतलब C का P से डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए लाइन कभी भी पूछा है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकाला जाता है। तो सबसे पहले पॉइंट P निकालने का तरीका क्या होता है, तो ध्यान रखिए जब भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो मतलब वेक्टर्स का यूज आएगा। 90 डिग्री एंगल मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, एक ये कंडीशन तो यूज आएगी ही आएगी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात हो रही है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, एक ये कंडीशन यूज आएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, लाइन की इक्वेशन आप लिख सकते हैं। फिर पॉइंट पे इस लाइन पे लाई करता है तो हम लिखते हैं एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, लैम्डा की टर्म्स में हम यहाँ पे लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। तो ये तो हमने कंडीशन लगाई कि वो पॉइंट लाइन के ऊपर है, अभी तक 90 डिग्री की कंडीशन नहीं लगाई, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 या हम बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट 0, क्योंकि 3D में डॉट प्रोडक्ट 0 करना होता है। तो यहाँ पे इस वेक्टर और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे, तो ये वेक्टर हम बोलेंगे CP वेक्टर और AB वेक्टर हमें लाइन का वेक्टर पता होगा, ये परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे। डॉट प्रोडक्ट 0 करने से आपको क्या मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा की वैल्यू आप फिर इवेलुएट कर लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि एक ही वेरिएबल है, तो उससे आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर वहां पे मिल जाएगा। ऐसे हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर को करते हैं इवेलुएट।
तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे लैम्डा हमारा मिल गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं पूछा, इमेज का पॉइंट पूछा है या इमेज के पॉइंट से रिलेटेड कंडीशन है, तो आप क्या कंडीशन लगा सकते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो इसके बराबर होगा, ये कंडीशन लगा सकते हैं। अगर आपसे इमेज का पॉइंट पूछा है तो पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, ये आ जाएगा, ये पॉइंट आपको पता होगा, ये पॉइंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको इमेज का पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट भी दिया हुआ है, लाइन से रिलेटेड कोई कंडीशन निकालनी है, तो आप क्या कंडीशन लगाएंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे, लाई करेगा, और ये जो वेक्टर है लाइन के वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ऐसे हम इमेज की कंडीशन को यूज कर सकते हैं अबाउट ए लाइन। अब मैं आपको एक फास्ट तरीका बताता हूं, यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपको मिरर इमेज का पॉइंट नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पे ये डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मिरर इमेज का तो मैं आपको बता दिया कि तीसरा स्टेप और यूज कर लेंगे, पी इज मिड पॉइंट ऑफ सी एंड डी। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, एक तरीका तो अभी हमने डिस्कस किया कि आप ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप निकाल लें। अब आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं इस डिस्टेंस को डायरेक्टली इवेलुएट करने का, तो उसके लिए हम बनाएंगे 90 डिग्री का ट्रायंगल। कभी भी कोई भी डिस्टेंस निकालना है तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं। ट्रायंगल में बस ये ध्यान रखना है कि उस ट्रायंगल में दो वेक्टर्स पता होने चाहिए, एक वेक्टर की लेंथ पता होनी चाहिए, तो आप हमेशा कोई भी डिस्टेंस उस ट्रायंगल में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये पॉइंट, एक लाइन के ऊपर पॉइंट दिया होगा, उसको ज्वाइन करेंगे, और ये है हमारा 90 डिग्री। तो ये देखिए हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में नोटिस करेंगे ये वाली जो लेंथ है ये हमें पता है, क्योंकि दोनों पॉइंट पता है, तो ये लेंथ भी पता है, इसकी डायरेक्शन भी पता है। ट्रायंगल में क्या पता होना चाहिए, एक की लेंथ और डायरेक्शन, दूसरे की सिर्फ आपको डायरेक्शन भी चलेगी अगर आपको पता है, तो इसकी हमें डायरेक्शन पता है क्योंकि लाइन की डायरेक्शन हमें पता है। तो हम यहाँ पे इनके बीच का एंगल डिफाइन कर सकते हैं, दो वेक्टर कभी भी पता है उसके बीच का आप एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया थीटा, ये आपको पता है। तो अब थीटा की टर्म में और AC की लेंथ की टर्म में हम ये CP लेंथ डिफाइन कर सकते हैं। तो AC की लेंथ की टर्म्स में हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कि मॉड ऑफ AP अगर हमें यहाँ पे लिखना है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ऑफ AC cos थीटा लिख सकते हैं। तो उससे मैं फिर CP कैसे निकालूं, तो पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये लेंथ AP निकाल लूंगा, वो क्या आएगा, मॉड AC cos थीटा। तो AC वेक्टर का इस लाइन के अलॉन्ग प्रोजेक्शन आ जाएगा, तो AC डॉट इसका जो भी वेक्टर है अपॉन उसका मैग्नीट्यूड से निकाल लेंगे AP, ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ निकल जाएगी। फिर पाइथागोरस से हम ये CP की लेंथ निकाल सकते हैं। ऐसे भी आप CP इवेल्युएट कर सकते हैं, ध्यान रखिए ये आपको मेथड पता होना चाहिए। दिस इज द सेकंड मेथड। पहला मेथड क्या है, पॉइंट P फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ लाइन। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डिस्कशन है इन्वॉल्विंग इक्वेशन ऑफ प्लेन, उससे रिलेटेड कैसे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो टोटल 32 क्वेश्चंस है, उसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं देखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको पता होगी, लाइन की इक्वेशन के लिए हमें डिफाइन करना होता है पॉइंट और उसका डायरेक्शन वेक्टर। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए आपको चाहिए पॉइंट और उसके नॉर्मल का डायरेक्शन वेक्टर, ये हमें चाहिए होता है। तो लाइन के लिए तो उसकी डायरेक्शन का वेक्टर पता होता है, प्लेन के लिए उसके नॉर्मल का डायरेक्शन वेक्टर पता होना चाहिए। तो इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, जनरल पॉइंट लेते हैं r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0 करते हैं, तो उस तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते कि आपको नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है डायरेक्टली और आपको इक्वेशन निकालनी है। एग्जाम में जनरली इक्वेशन दी हुई होती है प्लेन की, उसको यूज करके आप निकालते हैं डायरेक्शन वेक्टर, और मोस्टली वो कार्टेशियन फॉर्म में ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d की फॉर्म में दी हुई होती है। तो उसमें ai कैप, bj कैप और ck कैप xyz के जो कोफिशिएंट है उससे आप नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। तो ऐसे इक्वेशन निकालने के लिए कहीं नहीं आता है डायरेक्ट, क्वेश्चन आएगा उसमें आपको बस पता होना चाहिए इक्वेशन प्लेन की अगर निकालनी है तो आपको दो चीजें चाहिए हमेशा, प्लेन पे एक पॉइंट और उसका नॉर्मल वेक्टर। तो आप कैसे भी करके ये दो इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। अब जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी होती है, इसमें लाइन साथ में प्लेन की नहीं दी हुई, तो उसमें कैसे दिया होता है, n हमें जब नहीं पता होता है हमें निकालना होता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में काफी कॉमन क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जब पॉइंट ऑन द प्लेन आपको दिए हुए होते हैं। जैसे आपको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी होती है। अब ऐसे जेईई मेन में क्वेश्चंस आए हैं काफी, अराउंड 5 क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं। तो उसमें आपको कंडीशन क्या लगानी होती है, कैसे हम इक्वेशन निकालते हैं। अगर आपको कभी भी प्लेन के ऊपर 3 पॉइंट दिए हुए तो हमेशा ध्यान रखिए
ऊपर पॉइंट प्लेन के दिए हुए हैं तो 3 पॉइंट से आप हमेशा 2 वेक्टर बना सकते हैं एक पॉइंट को फिक्स करके। मैंने ए को फिक्स किया, एक ए बी वेक्टर बनाया और एक ए सी वेक्टर बनाया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट और नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। अब प्लेन पे 3 पॉइंट दिए हुए तो हमें 3 पॉइंट दिए हुए, एक ही चाहिए हमें तो पॉइंट निकालने के लिए इक्वेशन, तो एक पॉइंट तो हमने यूज कर लिया। अब बाकी दोनों पॉइंट को कैसे करेंगे यूज, तो उसके लिए आपको हमेशा वेक्टर बनाने पड़ेंगे प्लेन में। और अगर आप प्लेन में वेक्टर बनाएंगे तो प्लेन में जितने भी वेक्टर होते हैं वो नॉर्मल वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो कंडीशन लगाएंगे कि नॉर्मल वेक्टर जो है ए बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है। इससे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में नॉर्मल वेक्टर नहीं दिया होगा लेकिन नॉर्मल वेक्टर हम निकाल लेंगे उसके क्रॉस प्रोडक्ट से। एक बार नॉर्मल वेक्टर पता लग गया, पॉइंट हमें प्लेन पे पता है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। वहां पे ए बी सी जो होंगे वो क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर जो आएगा उसमें आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट है, वहां से उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो उससे एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। डी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी पॉइंट हमें दिया हुआ है ए बी या सी में से कोई भी एक पॉइंट आप इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के डी निकाल लेंगे, वैसे आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हमेशा क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई होगी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए। एक तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट ना किसी तरह से दिया होगा। दूसरा चाहिए नॉर्मल वेक्टर, उससे रिलेटेड क्या कंडीशन होगी, प्लेन के अंदर कभी भी दिया हुआ वेक्टर तो नॉर्मल हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा। एक तरीका ये होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा एक और तरीका क्या होता है, यहाँ पे हमने 3 वेक्टर बनाए हैं, एक एपी वेक्टर, एक एसी वेक्टर और एक एबी वेक्टर। तो हम ये भी कंडीशन लगा सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, ऐसे भी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाली जाती है, मतलब इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे 0। तो यहाँ पे अगर पॉइंट P को मैं लिख लेता हूँ x, y, z और पॉइंट A को लिख लेता हूँ दैट इज x1, y1, z1 और पॉइंट B को लिख लेता हूँ x2, y2, z2 और पॉइंट C को मैं लिख लेता हूँ x3, y3, z3। तो यहाँ पे मैं ये तीनों वेक्टर्स लिख सकता हूँ आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म में। एपी वेक्टर आएगा x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप, z माइनस z1 के कैप। अगर एपी वेक्टर AC और AB को करना है कोप्लेनर तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको पता होगा डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, पहले वेक्टर के आई जे के लिखते हैं, दूसरे वेक्टर के आई जे के, तीसरे वेक्टर के आई जे के, वो तीनों वेक्टर के आई जे के यही आएंगे, यही डिटरमिनेंट बनेगा इसको इक्वल टू 0। इस तरह से भी आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। तो ये काफी कॉमन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है, सिर्फ क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता, इसके आगे भी यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्लेन की इक्वेशन आएगी वो बोल देगा इसका डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से निकालो, ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ध्यान ये रखना है इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए हमेशा पॉइंट चाहिए, नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर किसी ना किसी तरीके से निकलेगा, आगे हम और भी केसेस देखेंगे जब लाइन के साथ प्लेन को कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो काफी यूज आती है दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। 7 क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, क्वेश्चन में लिखा होगा कि प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर डिफाइन है, इंटरसेप्ट से डिफाइन है, तो इक्वेशन लिखते हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इसमें ए बी सी जो है वो इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट रेस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, जैसे देखेंगे 2020 का क्वेश्चन, एक प्लेन P जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस ABC को मीट कर रही है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1, 1, 2। तो अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रही है, तो आपको ये इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी। प्लेन P हमारा हम ऐसे ही लिखेंगे। तो अगर ABC का अगर हमें बात करना है तो इंटरसेप्ट से पता होना चाहिए कि A पॉइंट क्या है हमारा, दैट इज A, 0, 0। पॉइंट A हमारा यही रिप्रेजेंट करता है, उसका मतलब x इंटरसेप्ट होता है। पॉइंट B हमारा क्या है, 0, B, 0। पॉइंट C हमारा 0, 0, C। इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब इन तीनों पॉइंट से प्लेन करता है पास। अब इन तीनों का सेंट्रोइड लिखना है तो x के कोऑर्डिनेट का सम बाय 3, y के कोऑर्डिनेट का सम बाय 3, z के कोऑर्डिनेट का सम बाय 3। तो सेंट्रोइड लिख सकते हैं a/3, b/3, c/3, वो हमें दिया हुआ 1, 1, 2, उससे हम इक्वेट कर देंगे तो ABC की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे ये तो मिल गई, तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी x/3, y/3, z/6 इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से करती है पास, दैट इज 1, 1, 2 से पास करती है, सेंट्रोइड से करती है पास और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एक मैंने डायग्राम बना लिया इस तरह से कि ये लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है और कौन से पॉइंट से पास करती है, 1, 1, 2। तो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है 1, 1, 2, ये हमें दिया हुआ है और इसके ये परपेंडिकुलर है। तो लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होती है, हमने अभी डिस्कस किया था, कभी भी वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर डिफाइन किया गया है, इट मींस इसका नॉर्मल वेक्टर डिफाइंड है। तो यहाँ पे ये प्लेन की इक्वेशन आ गई थी।
नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे तो हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 2x + 2y + 2z + z = 6। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, x y z के कोफिशिएंट 2 2 1। तो इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर हमें पता लग गया 2 2 1। पॉइंट पता है लाइन पे, डायरेक्शन वेक्टर पता है, तो आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। ये आपको पता ही होगा पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो से लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन से बनाए जाते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट एक्सिस के वैल्यू को यूज किया जाता है। तो यह इक्वेशन ऑफ प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसके अलावा कोऑर्डिनेट प्लेन्स आपको पता होनी चाहिए, इसकी इक्वेशन क्या होती है। जैसे YZ प्लेन की इक्वेशन होती है x = 0, XZ प्लेन की y = 0, XY प्लेन की z = 0। कई बार क्वेश्चंस में ऐसा भी लिखा होता है कि YZ प्लेन से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो लाइन का। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ये इक्वेशन लिखी कैसे जाती है, तो YZ प्लेन को हम ऐसे ध्यान रखते हैं कि YZ जो प्लेन होता है उसमें x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इसीलिए उसकी इक्वेशन हम बोलते हैं x = 0। या आप ये बोल सकते हैं कि जो YZ प्लेन होगा उसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, उसका नॉर्मल वेक्टर होगा उसके जो परपेंडिकुलर होगा, तो इसके परपेंडिकुलर होगा दैट इज x एक्सिस। तो x एक्सिस का वेक्टर क्या होता है, इसका वेक्टर होता है x एक्सिस का दैट इज i कैप ही लिखते हैं x एक्सिस का वेक्टर। तो ये जो है प्लेन ये किसके परपेंडिकुलर है, अगर हम लिखें i कैप j कैप k कैप के टर्म्स में तो 1 i कैप 0 j कैप और 0 k कैप, ये इसका नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन है। तो अगर YZ प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो a b c हमारा ये है, तो लिखेंगे ax + by + cz, by cz 0 आएगा = d, यही लिखेंगे इक्वेशन। अब जो भी YZ प्लेन XZ प्लेन या XY प्लेन है कोऑर्डिनेट प्लेन वो 0, 0, 0 से पास करता है। तो इसमें अगर हम सेटिस्फाई करा देंगे पॉइंट 0, 0, 0 तो उससे मिल जाएगी d की वैल्यू 0। तो इसीलिए ये इक्वेशन हमने x = 0 लिखी है। ऐसे हम बाकी दोनों प्लेन्स XZ YZ की भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना, ये YZ की लिखी है, XZ और XY की भी लिख सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है, लिखा गया है, एक प्लेन आपको ऐसे लिखना है जो एक्सिस के पैरेलल है। कौन सी एक्सिस के, पैरेलल टू x एक्सिस सपोज आपको लिखना है। सेम तरह से आप y और z का भी लिख सकते हैं। रिजल्ट की तरह ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। कोई भी प्लेन अगर हम लिखते हैं तो लिखते हैं ax + by + cz + d = 0 या cz = d, कैसे भी लिख सकते हैं। तो किसी भी प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो हम उसका लिखते हैं यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर a, b, c, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और प्लेन अगर किसी भी लाइन के पैरेलल है, बाद में भी हम देखेंगे लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, तो प्लेन अगर किसी लाइन के पैरेलल है इसके कंडीशन क्या होती है कि प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो लाइन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये कंडीशन होती है, ये हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है इस लाइन का जो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। लाइन यहाँ पे बात हो रही है x एक्सिस की, तो अगर मैं x एक्सिस की बात करता हूं तो x एक्सिस का वेक्टर क्या होता है, i कैप j कैप तो 0 होता है, सिर्फ i कैप होता है। तो इसका वेक्टर लिखूंगा तो लिखूंगा 1, 0, 0। अब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे तो से = 0 ही आएगा। इस तरह से मैंने ये कंडीशन यहाँ पे लगाई है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। सेम तरह से आप y और z एक्सिस के लिए भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चंस में ऐसा लिखा होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंडीशंस आती ऐसे हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं एंगल बिटवीन प्लेन्स। एंगल बिटवीन प्लेन्स काफी सिंपल होता है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स होता है, उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे मैंने यहाँ 2 प्लेन बनाए, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, n1 वेक्टर n2 वेक्टर उनके नॉर्मल वेक्टर है। तो नॉर्मल वेक्टर 1 की बात करता हूं तो ये प्लेन 1 के परपेंडिकुलर है। नॉर्मल वेक्टर 2 की बात करूंगा तो ये जो है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, दैट इज प्लेन नंबर 2 के। यहाँ पे ये वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है, ये हमें पता लगता है। अब यहाँ पे प्लेन के बीच का एंगल उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल क्यों होता है, ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा क्यों होता है, क्योंकि ये अगर 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, दिस एंगल विल बी 90 - थीटा, ये बचेगा। ये 90 है, ये थीटा है, तो 90 - थीटा। अब हमें पता है ये वाला एंगल भी टोटल 90 है, तो अगर ये 90 - थीटा है तो ये वाला 90 है, तो ये कितना बचेगा, थीटा ही बचेगा, क्योंकि सम 90 आना चाहिए, तो दिस इज थीटा। तो हमें दिख रहा है इनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल भी क्या है, थीटा है, वो ही प्लेन के बीच का एंगल है। तो अगर आपको प्लेन के बीच का एंगल निकालना है cos थीटा हम लिख सकते हैं n1.n2 / mod n1 mod n2 से। ऐसे हम प्लेन के बीच का एंगल लिख सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। तो एंगल बिटवीन प्लेन्स पे हमने देखे 5 क्वेश्चन बनाए गए हैं। डिस्टेंस फार्मूला पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, प्लेन से रिलेटेड। तो डिस्टेंस फार्मूला पे प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इसमें हमें फार्मूला ध्यान होगा d1 - d2 / √a² + b² + c²। ये फार्मूला हमें पता होता है पैरेलल प्लेन्स का। स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, x y z के कोफिशिएंट आपको सेम बनाने हैं जब भी पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशंस के बीच का आपको डिस्टेंस लिखना है। और अगर आपको किसी प्लेन के पैरेलल लिखना होता है, जैसे ax + by + cz = d, मतलब जैसे सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं,
जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक प्लेन है 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका डिस्टेंस 1/3 है इस वाले प्लेन से। तो इसको मैंने प्लेन 1 बोला है, इसको मैंने बोला है प्लेन 2। अब इसका डिस्टेंस इससे भी दिया हुआ है, लेकिन मैं एक पार्ट आपको बता रहा हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है। 2019 का क्वेश्चन है, 2019 का। तो इनके बीच का अगर डिस्टेंस लिखना है तो ध्यान यही रखना है हमेशा फॉर्मूला लगाने से पहले एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। मुझे 4 माइनस 2 और 4 दिख रहा है, तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के बाद में इसके बीच का जो डिस्टेंस है 1/3 उससे इक्वेट करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो आई ये इक्वेशन। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ आ गया लैम्डा, वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ही होनी चाहिए दोनों, या दोनों इक्वल टू के राइट साइड में होनी चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूला है d1 माइनस d2, उसमें जो d1 और d2 है वो इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड में हो या इक्वल टू के राइट साइड में हो, दोनों इक्वेशंस में। ये गलती नहीं करनी। तब हम यहाँ लगाएंगे 6 माइनस लैम्डा अपॉन अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। यहाँ गलती नहीं करनी है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर नहीं आएगा, ये मिस्टेक स्टूडेंट्स कर देते हैं, यही चीज हमें इसमें ध्यान रखनी होती है। इसके अलावा अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है जिसमें पैरेलल प्लेन्स की कंडीशन यूज करता है, तो वैसे ही बोलेगा ये प्लेन आपको दिया होगा, इसकी पैरेलल प्लेन आपको लिखना होगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस डी इक्वल टू 0, क्योंकि पैरेलल प्लेन्स का बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि दो प्लेन पैरेलल तभी होते हैं जब उनके नॉर्मल वेक्टर सेम होते हैं। नॉर्मल वेक्टर सेम का मतलब नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। तो सेम अगर नॉर्मल वेक्टर होंगे, सेम डायरेक्शन रेशियो होंगे, तो भी वो पैरेलल प्लेन्स ही होंगे। तो ये कंडीशन होती है, उनके नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो ये हो गया पहला डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। अब ये हो गया प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस। लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस कभी आता नहीं है, क्योंकि लाइन या तो प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल करेगी। अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो आप लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लेके उस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकाल लोगे, तो वो लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। लाइन और प्लेन पैरेलल है, कैसे चेक करेंगे? लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है और प्लेन का क्या डायरेक्शन वेक्टर होता है, उसका नॉर्मल वेक्टर, उसके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। तो अगर आपसे कभी भी लाइन और प्लेन के बीच का पूछा जाए डिस्टेंस और वो डिस्टेंस 0 नहीं है, इसका मतलब लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो आप हमेशा चेक करिए कि उसके पैरेलल है या नहीं है, ये आपको चेक करना चाहिए। उसके बाद में एक पॉइंट का प्लेन से आप डिस्टेंस निकाल लेंगे तो वही लाइन का प्लेन से डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, पॉइंट का प्लेन से कैसे डिस्टेंस निकालते हैं? पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं प्लेन की इक्वेशन में, ये आता है न्यूमरेटर का पार्ट, डिनोमिनेटर में आता है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सेम टाइप के फॉर्मूले स्ट्रेट लाइन में भी होते हैं, उसमें z नहीं होता है, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाता है, यहाँ पे c भी हट जाता है। सेम फॉर्मूला वो होता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो ये हमें ध्यान रखना है, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस और पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस सेम फॉर्मूला है। प्लेन में z आता है, उसमें z नहीं आता है। और लाइन और प्लेन का डिस्टेंस पूछा है तो हमेशा चेक करेंगे लाइन प्लेन के पैरेलल है या नहीं। पैरेलल है तो डिस्टेंस आएगा, किसी भी एक पॉइंट का लाइन का प्लेन से डिस्टेंस निकाल लेंगे। पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट करे कि डिस्टेंस 0 ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है दैट इज दिस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन पैरेलल टू ए लाइन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो 14 क्वेश्चंस पे इसे देखेंगे तो 5 क्वेश्चन इसी के हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला के 5 हैं और डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेन्स या 2 पैरेलल प्लेन्स के 4 ही क्वेश्चंस थे। तो ये जो 5 क्वेश्चन है इसमें पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस पैरेलल टू ए लाइन निकालना है। देखेंगे हम इसके 2 तरीके। तो इसमें जो पहला तरीका है उसमें हम देखेंगे कि हम यहाँ पे एक लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट प्लेन से कैसे निकालते हैं, तो वो आप यहाँ पे चीज सीखेंगे, वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें प्लेन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, उसको पॉइंट P लिख दिया है, पैरेलल टू दिस लाइन। जिस लाइन के पैरेलल बोला गया है इसका मतलब उस लाइन की डायरेक्शन में हमें डिस्टेंस निकालना होता है। अगर हमें इसके परपेंडिकुलर निकालना होता डिस्टेंस तो हम परपेंडिकुलर निकाल लेते, लेकिन ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है। आप चेक करिए, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है और इसके जो नॉर्मल का डायरेक्शन है वो सेम नहीं है। अगर सेम होता तभी वो उसके परपेंडिकुलर होती, तो परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो कोई और डायरेक्शन है लाइन की, किसी और डायरेक्शन में हमें चलना है, ध्यान रखेंगे। तो इस लाइन के ऊपर के पॉइंट से मतलब नहीं है, डायरेक्शन से मतलब है। तो हम इस पॉइंट से चलेंगे इस लाइन की डायरेक्शन में। डायरेक्शन क्या है? 2i कैप 3j कैप और -6k कैप। तो इस डायरेक्शन में हम चलेंगे इस पॉइंट से, फिर हम कहीं ना कहीं चलते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी पॉइंट पे प्लेन से मीट करेंगे। जिस पे मीट करेंगे वो डिस्टेंस pa हमें निकालना है। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? हम अगर इस लाइन pa की इक्वेशन निकालें और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट प्लेन से अगर निकालें तो ये पॉइंट a मिल जाएगा। फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के फॉर्मूले से हम
वो डिस्टेंस कर सकते हैं डिफाइन। ये तरीका होता है। जिस भी पॉइंट से किसी लाइन के पैरेलल निकालना है तो उस लाइन के पैरेलल वहां पे उसकी इक्वेशन आप लिख लेंगे। तो पीए की इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस 1/2, y माइनस माइनस 2/3, z माइनस 3/-6। तो ये आगे पीए की इक्वेशन। अब लाइन और प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। तो इस पॉइंट के लिए कंडीशन लगाते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर का जनरल पॉइंट है। तो इस लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट लिखने के लिए हम इस लाइन की इक्वेशन को लैम्डा से इक्वेट करते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू कोई भी एक जनरल पॉइंट लाइन पे लिख लेंगे। इससे हम लैम्डा इक्वेट करेंगे 2 लैम्डा प्लस 1, इससे इक्वेट करेंगे 3 लैम्डा माइनस 2, इससे इक्वेट करेंगे -6 लैम्डा प्लस 3। तो वो आएगा पॉइंट ए। पॉइंट ए मिल गया। अब पॉइंट ए पे कंडीशन लगाएंगे कि ये जो पॉइंट ए है ये किस पे लाया करेगा, ये प्लेन पे भी लाया करेगा। तो यहाँ पे जो प्लेन की इक्वेशन में उसमें x की जगह 2 लैम्डा प्लस 1, y की जगह 3 लैम्डा माइनस 2, z की जगह -6 लैम्डा प्लस 3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो उससे लैम्डा की वैल्यू आएगी क्योंकि एक ही वेरिएबल है। और वो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो वापस आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको पॉइंट ए मिल जाएगा। क्योंकि उस लैम्डा की वैल्यू के लिए वो जो पॉइंट है प्लेन पे भी है, लाइन पे भी है, तो आप पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगा इस पे 10 या 15 क्वेश्चन आए हैं जिसमें आपको इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन ही इवेल्युएट करना है बारी बारी। क्योंकि वैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं फिर वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसका डिस्टेंस किसी तीसरे पॉइंट से पूछ लेते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस वहां पे बनाए जाते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट भी हमने रिवाइज कर लिया, लाइन का प्लेन से इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमें ये जो डिस्टेंस पूछा गया है अलॉन्ग ए लाइन, अगर हमें निकालना है विदाउट फाइंडिंग पॉइंट ए, हम ये कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था कभी भी डिस्टेंस है तो आप बना सकते हैं 90 डिग्री का ट्राइंगल। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, क्योंकि हमें पता है पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कर सकते हैं डिफाइन। तो ये जो डिस्टेंस डी है मैं ये कर सकता हूँ डिफाइन, ये मुझे पता है। तो मुझे दिख गया एक 90 डिग्री का ट्राइंगल। इस 90 डिग्री के ट्राइंगल में मुझे ये वेक्टर पता है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन पता है 2, 3 और -6, मुझे ये पता है। और ये जो दूसरा वेक्टर है जो इसका नॉर्मल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी पता है 1, -1 और 1 x y z के कोफिशिएंट से। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी एक ट्राइंगल 90 डिग्री का बनेगा उसमें 2 डायरेक्शन आपको पता है तो हमेशा उसके बीच का एंगल पता होगा। तो ये थीटा हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल वो क्या होगा, इसके डॉट प्रोडक्ट से और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है पी ए। तो अगर मुझे डिस्टेंस डी पता है वो हमें फॉर्मूला पता है तो उसके लिए हम यहाँ पे पी ए कैसे कर सकते हैं डिफाइन। उसके लिए ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो पी ए लिखने के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन डी बेस हो जाएगा अपॉन पी ए दैट इज हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा हम आसानी से निकाल सकते हैं, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है उससे आप इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उससे आपको पी ए की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि डी तो आप ऑलरेडी इवेल्युएट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। तो इस तरह से ये डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ये है उसके कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग प्लेन। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं लाइन और प्लेन को कंबाइन करके किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा रिपीटेड है और इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। तो उसमें सबसे पहला है कोप्लेनर लाइंस का कॉन्सेप्ट। इस पे अभी तक जेईई मेन में 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे, 1920 में नहीं पूछे गए, फिर से 21 में इसका नंबर आया है। काफी सिंपल और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर 2 लाइन एक प्लेन में लाई करती है, या तो क्वेश्चन में ये लिखा होगा या क्वेश्चन में लिखा होगा लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो भी आप हमेशा कंडीशन लगा सकते हैं वो दोनों लाइन एक ही प्लेन में है। जैसे यहाँ पे 2021 का ये क्वेश्चन था कि ये दोनों लाइंस क्या है, कोप्लेनर है। सबसे पहले आपको लाइंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। वो आपको पता होना चाहिए कैसे इसको चेंज करना है। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, तो मैंने इसको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में है तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, एक प्लेन में बना लेता हूँ 2 लाइन। तो ये मैंने 2 लाइन बना ली। अब ध्यान रखिए, कभी भी एक लाइन अगर प्लेन में लाई करेगी तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि उस लाइन के ऊपर का जो पॉइंट है वो प्लेन पे लाई करेगा और उस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो भी प्लेन पे लाई करेगा। तो ये इसका डायरेक्शन वेक्टर हो गया फर्स्ट लाइन का। सेम तरह से दूसरी लाइन के लिए भी ये कंडीशन होगी कि उस लाइन के ऊपर का जो पॉइंट है 0, 2/3, 2/b वो भी लाइन करेगा प्लेन पे और उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर भी प्लेन पे लाई करेगा। तो ध्यान रखिए 2 पॉइंट है प्लेन के ऊपर और 2 डायरेक्शन वेक्टर प्लेन के ऊपर है। तो अब हम कंडीशन क्या लगाते हैं 2 लाइन के कोप्लेनर होने की।
तो दो लाइन के कोप्लेनर होने की कंडीशन वही होती है जो तीन वेक्टर्स के कोप्लेनर की कंडीशन होती है, जो मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, जब आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो उसमें भी हमने यही किया था, तीन वेक्टर बनाए थे, उसको ये कोप्लेनर की कंडीशन लगाई थी। यहाँ पे आपको तीन वेक्टर कौन से दिख रहे हैं, दो लाइन के डायरेक्शन वेक्टर। तीसरा वेक्टर हम बनाएंगे दो पॉइंट जो दिए हुए हैं उनको ज्वाइन करके तीसरा वेक्टर। तो ध्यान रखिए, प्लेन के ऊपर जितने पॉइंट दिए हैं उसके हिसाब से आप वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। दो पॉइंट दिए हैं तो हमेशा आपको एक वेक्टर डिफाइन करना है, इसीलिए दो पॉइंट दिए हुए हैं। तीन पॉइंट दिए हुए हैं प्लेन पे तो हमेशा दो वेक्टर डिफाइन करने हैं, इसीलिए तीन पॉइंट प्लेन पे दिए हुए हैं। तो वही चीजें, वही कंडीशन, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। तो अब ये जो तीन वेक्टर हैं ये अगर एक प्लेन पे हैं तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे 0। सिंपली हम ये कंडीशन लगाएंगे कि दोनों लाइन के वेक्टर और जो ए बी वेक्टर बनेगा दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कर देंगे 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 करते ही डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये काफी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, पहले काफी आता था 2013 से 18 में, फिर 21 से वापस ये स्टार्ट हो गया है। बीच के ईयर्स में ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, बट काफी सिंपल कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं लाइन और प्लेन को कंबाइन करके कैसे कैसे केसेस और क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे ऐसे वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उसमें प्लेन की इक्वेशन निकालने से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कंडीशन डिफरेंट क्वेश्चंस में दी हुई होती है लाइन और प्लेन को कंबाइन करके। जैसे एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है। इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने आपके साथ कब डिस्कस किया था, अभी डिस्कस किया था, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन पैरेलल टू ए लाइन। तो वही वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट लिखते हैं, फिर वो जो जनरल पॉइंट है प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं, तो उससे हमें मिल जाती है लैम्डा की वैल्यू, और लैम्डा की वैल्यू पुट करके हमें पॉइंट ए मिल जाता है। ऐसे हम सिंपली इवैल्यूएट करते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट का तो हमें क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लाइन और प्लेन के कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। अब इसमें लाइन और प्लेन का कोई वैसे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में तो यही आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए प्लेन, यहाँ पे इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए, निकालने के लिए लाइन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। देखिए कैसे, तो हमें एक प्लेन की इक्वेशन दी हुई होगी और हमें क्वेश्चन में पॉइंट दिया होगा। आपको पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा प्लेन पे, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट निकालना है। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने लाइन में भी देखा था, पॉइंट से ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वहां निकालना है। तो यहाँ पे भी हम कैसे करेंगे सॉल्व प्लेन के केस में, अभी इसको हम समझते हैं। तो मैंने आपको हमेशा बताया, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर की बात कर रहा है, मतलब उसके नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहा है, तो आपको हमेशा यही कंडीशन लगानी होती है। कंडीशन हम क्या लगाते हैं कि ये जो पी क्यू वैक्टर है ये प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है, हम ये कंडीशन तो लगाएंगे। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। अब मुझे अगर पॉइंट क्यू निकालना है तो मुझे दिख रहा है पी क्यू वैक्टर क्या है, वो एक पी क्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर उस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मैं प्लेन के साथ निकाल लूँ तो मेरा पॉइंट क्यू मिल जाएगा। अब उस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो पॉइंट पी तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, प्लेन की इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई होगी। प्लेन की इक्वेशन से हम निकाल लेंगे नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन। नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन जो है वो लाइन के पैरेलल होगा, तो वही डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन होगा। लाइन के ऊपर पॉइंट पता है, उसका डायरेक्शन वेक्टर पता है, तो उसकी हमें इक्वेशन मिल जाएगी। उसकी इक्वेशन मिल जाएगी तो हम जनरल पॉइंट ऑन द लाइन लिख सकते हैं, फिर जनरल पॉइंट ऑन द लाइन प्लेन में सेटिस्फाई करा देंगे। अभी हमने डिस्कस किया इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन। जैसे फॉर एग्जांपल 0,0,0 से पास यहाँ से हमें निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, ये हमें प्लेन दिया। तो प्लेन की इक्वेशन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से लिख लें नॉर्मल वेक्टर 4 - 3 1। फिर हम लाइन पी क्यू की इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि वो 0,0,0 से पास करती है, तो उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं हम x - 0 डिवाइडेड बाय इसका जो x डायरेक्शन है दैट इज 4 इक्वल टू y - 0 अपॉन -3 इक्वल टू z - 0 अपॉन 1। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब इस पे जनरल पॉइंट लिखेंगे तो इसको इक्वेट कर देंगे लैम्डा से, फिर यहाँ पे ये पॉइंट लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा, 4 लैम्डा -3 लैम्डा और लैम्डा वो सेटिस्फाई करा देंगे इसमें, उससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, तो पॉइंट क्यू मिल जाएगा। ऐसे हम पॉइंट क्यू निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है, हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, वो कैसे यूज करना है वो हम समझते हैं। तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था कि आपको इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट लिखना है। तो जो फॉर्मूला है वो भी ऐसे ही लिखा जाता है। आपको इस लाइन की पहले इक्वेशन लिखनी है, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c, जिसमें a b c क्या है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन है।
तो ये जो फॉर्मूला होता है उसमें इतना वाला पार्ट जो लेफ्ट का है दैट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखने में आपको हमेशा ध्यान रखना है जो पॉइंट आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है उसी में से आपको x1 y1 z1 जो पॉइंट दिया है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, अदर वे राउंड नहीं करना। कई बार तो क्या होता है पॉइंट दिया हुआ ही होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो वहां पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x1 माइनस x कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो मैं बताऊंगा फिर उससे आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है इस पॉइंट में से ही इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सेम तरह से हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन ए लाइन भी निकालते हैं जब हम 2D ज्योमेट्री में मैंने आपको स्ट्रेट लाइंस में डिस्कस किया। तो ये x माइनस x1 बाई ये दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, लैम्डा मान के जनरल पॉइंट लिखो, सेटिस्फाई करा के लैम्डा निकालो, पॉइंट क्यू आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं लैम्डा की वैल्यू याद रख लेते हैं डायरेक्टली पॉइंट क्यू के लिए क्या होती है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए लैम्डा की वैल्यू हमेशा यही आएगी, इसको आप याद कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बेसिकली क्या है, ये पॉइंट x1 y1 z1 जो है प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराएंगे, वो आएगा न्यूमरेटर का पार्ट। डिनोमिनेटर में आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का सम। अब ये देखेंगे तो ये फॉर्मूला सिमिलर है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन निकालने के, उसमें नीचे अंडर रूट आता है, इसमें अंडर रूट नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे इसमें अंडर रूट नहीं है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन में अंडर रूट होता है, ये फर्क है। और इसमें बाहर क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। ऐसे अगर आप यहां से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी यहां पुट कर देंगे तो उससे एक्स वाई जेड जो आएगा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का पॉइंट आएगा। अगर मिरर इमेज का पॉइंट निकालना है तो इसका मतलब होता है पॉइंट क्यू जो है, और मिरर इमेज के पॉइंट को मैं अगर बोल देता हूं पॉइंट आर, तो आप वो पॉइंट आर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पॉइंट क्यू जो है पी और आर का मिड पॉइंट है, तो पॉइंट आर आप वैसे भी निकाल सकते हैं, पहले पॉइंट क्यू निकाल के फिर मिड पॉइंट की कंडीशन लगा के। और इसके लिए आप डायरेक्टली पॉइंट आर ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो लैम्डा है उसमें यही फॉर्मूला आता है, बस बाहर -1 लिखा हुआ है, यहाँ -2 आ जाता है, सिर्फ यही डिफरेंस आता है। ये मिरर इमेज के पॉइंट आर को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ये बहुत ईजी होता है, ध्यान रखना, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, अगर 1 है तो यहाँ से इसका डिस्टेंस पी आर क्या है, डबल है, इसलिए इसका यहाँ पे 2 आता है, इसको मैं ऐसे ध्यान रख लेता हूँ। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आप डायरेक्टली एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। काफी क्वेश्चन देखेंगे, 13 क्वेश्चंस इस टॉपिक में से आए हैं, तो ये काफी रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, परपेंडिकुलर फुट ऑफ या इमेज ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, तो ये हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन, इस पे पहले क्वेश्चन आए थे, बाद में तो आए भी नहीं है। तो एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स होता है, नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन के बीच में एंगल। एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन होता है लाइन का वेक्टर और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बीच के हिसाब से डिफाइन करते हैं। अब लाइन और प्लेन के बीच का एंगल तो होता है थीटा, लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर्स हैं वो है लाइन का वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर, उसके बीच का एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हम cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू n डॉट बी अपॉन मॉड n मॉड बी करते हैं, यहाँ पे वो साइन थीटा के बराबर आ जाता है। ध्यान रखेंगे ये है लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, प्लेन के बीच का एंगल होता है तो cos थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2 आता है, क्योंकि n1 n2 के बीच का एंगल भी वो थीटा होता है। इसमें लाइन और प्लेन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो लाइन का वेक्टर और प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन विद लाइन, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, डिफरेंट केसेस क्या पॉसिबल हो सकते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा एक पॉइंट चाहिए और उस पर चाहिए हमें एक नॉर्मल वेक्टर, सिर्फ हमें 2 ही कंडीशन दी है। तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे सबसे पहला सबसे कॉमन टाइप है ये जो 14 टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है कि एक प्लेन के अंदर एक लाइन आपको दी हुई है, आपको क्या कंडीशन लगानी है। जैसे देखिए 2016 का ये क्वेश्चन है, ये लाइन इस प्लेन में लाई करती है, आपको एल और एम की वैल्यू निकालनी। तो लाइन कभी भी प्लेन में लाई करेगी तो उसके लिए हम क्या कंडीशन लगाते हैं वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मैंने बना लिया प्लेन, इस पे बना ली मैंने लाइन। जब भी लाइन बनाएंगे तो लाइन के ऊपर का पॉइंट बनाएंगे, लाइन की डायरेक्शन वेक्टर बनाएंगे। तो लाइन के ऊपर का जो पॉइंट है हमेशा कंडीशन लगाएंगे कि वो प्लेन पे भी लाई करता है, तो ये पॉइंट इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा। एक कंडीशन आपको हमेशा ये लगानी है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो लाइन कभी भी प्लेन में दी हुई है तो वो पॉइंट जो है प्लेन पे लाई करता है, ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे इक्वेशन ऑफ प्लेन के भी क्वेश्चन आते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए क्या चाहिए, पॉइंट ऑन द प्लेन और नॉर्मल वेक्टर, तो पॉइंट हमें इससे डायरेक्टली मिल जाता है। दूसरी चीज जो हमें मिलती है कि ये जो लाइन का वेक्टर है ये प्लेन के नॉर्मल वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर है। इससे हमें दूसरी कंडीशन मिलती है कि इनका हम डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 कर सकते हैं, तो इससे दूसरी कंडीशन मिलेगी। ये दोनों कंडीशन जैसे आप लगाएंगे, इसमें 2 ही वेरिएबल है कि एल और एम, और 2 ही कंडीशन है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें और कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो इसमें क्वेश्चन में ऐसे लिख देता है कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलेगा निकालने के लिए, और आपको बोल देगा कि प्लेन में एक लाइन तो है, उसके अलावा प्लेन में एक पॉइंट और है,
ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जाता है। तो उसमें ऐसे नहीं दिया होगा कि ये लाइन प्लेन में है, आपको बोलेगा प्लेन की इक्वेशन निकाल। तो हमेशा ध्यान रखेंगे प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें, पॉइंट एंड नॉर्मल। तो अब क्या होगा, लाइन प्लेन में दी हुई होगी तो पॉइंट तो हमें प्लेन में दिया हुआ है, ये तो हमें ध्यान ही रखना है। फिर हमें लाइन का वेक्टर दिया हुआ है तो वो वेक्टर भी प्लेन में है। तो अगर हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो हमें पता है नॉर्मल वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे नॉर्मल वेक्टर किसी के पैरेलल होगा तो डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल वेक्टर किसी के परपेंडिकुलर होगा तो उससे आप नॉर्मल वेक्टर नहीं निकाल पाएंगे अनटिल अनलेस वो नॉर्मल वेक्टर किसी एक और वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। इसीलिए क्वेश्चन में हमेशा ऐसी कंडीशन दी हुई होती है कि उस पे प्लेन पे एक और पॉइंट लाई कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक वेक्टर और बना लेंगे। फिर हमें पता है कि ये वाला वेक्टर भी प्लेन में है, ये वाला वेक्टर भी प्लेन में है, तो नॉर्मल वेक्टर इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे इस वेक्टर और ए बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल है, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट से हमें फिर नॉर्मल वेक्टर मिलता है। ऐसे हम प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसी टाइप में वैसे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने वाले। हमेशा ध्यान रखेंगे दो चीजें, पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। नॉर्मल वेक्टर ऑफ निकालने के लिए आपको डिफरेंट कंडीशन दी हुई होती है। जनरली ऐसे ही होता है कि नॉर्मल वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। जैसे क्वेश्चन में कई बार क्या लिखा होता है कि अगर एक लाइन जो है प्लेन के पैरेलल है, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, तो इसके केस में प्लेन में आपको एक और कंडीशन दी हुई होगी कि प्लेन में आपको क्या कंडीशन दी होगी, या तो प्लेन में दिया होगा कि एक और लाइन लाई करती है, या प्लेन में दिया होगा दो पॉइंट लाई करते हैं, कुछ ना कुछ और आपको दिया हुआ होगा। क्योंकि इससे तो सिर्फ हमें ये मिलेगा कि ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है। अगर एक वेक्टर और नहीं दिया हुआ है जिसके नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आप नॉर्मल वेक्टर कभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसके क्रॉस प्रोडक्ट से ही नॉर्मल वेक्टर निकलेगा। और इसके केस में जनरली ऐसा होता है कि लाइन जो है, ये लाइन प्लेन के पैरेलल है, और ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि एक और लाइन प्लेन के अंदर करती लाई, ऐसे दे देता है कई बार कि एक लाइन प्लेन के पैरेलल और एक प्लेन के अंदर। तो प्लेन के पैरेलल मतलब नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के अंदर मतलब पॉइंट पता है प्लेन पे और एक वेक्टर पता है, और वो वेक्टर भी नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट से नॉर्मल आ जाता है और वैसे हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर कई बार लिखा होता है एक प्लेन जो है दो लाइंस के पैरेलल है, जैसे 2017 का क्वेश्चन आया था उसमें दो लाइंस के पैरेलल है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा दो लाइंस के पैरेलल है मतलब दो वेक्टर के वो परपेंडिकुलर है, उसका नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर इसका क्या होगा, इस वेक्टर का और इसका क्रॉस प्रोडक्ट, उससे नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा। तो इससे सिर्फ नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन आया, लेकिन इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट भी चाहिए, तो क्वेश्चन में अपने आप पॉइंट दिया हुआ होगा और उसमें वो दिया हुआ भी था, तो उससे आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। तो ऐसे वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप के आप क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी जेईई मेन में आए हैं कि एक प्लेन दो लाइन के पैरेलल है, ऐसे 6 क्वेश्चंस आए। हर क्वेश्चन में यही है, नॉर्मल वेक्टर निकालना है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, कैसे भी दो वेक्टर बन जाएंगे, दो लाइन के पैरेलल है तो वहां से भी परपेंडिकुलर मिल जाएगा, दो पॉइंट प्लेन में दिए हुए हैं तो एक वेक्टर बना लेंगे, एक लाइन दी हुई है एक उसका वेक्टर हो जाएगा, ऐसे आप परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा लेंगे। नेक्स्ट जो टाइप है प्लेन परपेंडिकुलर टू ए लाइन। अब ऐसे वाले 5 क्वेश्चन आए हैं कि अगर एक लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, प्लेन के परपेंडिकुलर कभी भी दिया हुआ है मतलब उसका नॉर्मल वेक्टर है। तो अगर एक लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर दी हुई है तो जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है वो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। यही चीज हमने पहले भी डिस्कस करी, तो उससे आपको प्लेन का नॉर्मल वेक्टर डायरेक्टली मिल जाएगा उसके केस में, ये हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे इसमें कंडीशन क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन इज डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, यही चीज हम लगा रहे हैं। एक 2021 का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है प्लेन पे जो इस पॉइंट से पास करता है और प्लेन परपेंडिकुलर है टू लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। तो जब भी आपको प्लेन किसी एक लाइन के परपेंडिकुलर दिखता है मतलब उस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर इज द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन। तो इसका जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर निकालेंगे PQ का, तो ये नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन के पैरेलल होगा, ये आपको समझ आना चाहिए, ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, ये कंडीशन होती है। तो ये हमें पता है, तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल वेक्टर और ये जो PQ वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब इस केस में क्या है, नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ ही नहीं है क्योंकि इक्वेशन हमें पता ही नहीं है, इक्वेशन हमें दी हुई नहीं है। इसमें तो दिया हुआ है प्लेन के अंदर 2 पॉइंट है, तो प्लेन के अगर 2 पॉइंट है तो आप 2 पॉइंट से डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर। जब भी एक से ज्यादा पॉइंट प्लेन में दिए हुए हैं आप वेक्टर डिफाइन करने का सोचिए। तो ये वेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं AB, ये वेक्टर प्लेन में है, ये इसके परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं हम 0। यही कंडीशन लगाएंगे AB डॉट PQ इक्वल टू 0, और इससे जो वेरिएबल लैम्डा हमारा आ जाएगा, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, आपको सिर्फ कंडीशंस पता होनी चाहिए कैसे आपको अप्लाई करनी है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि P और Q जो है
वो प्लेन के परपेंडिकुलर है और जो प्लेन है PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, P और Q अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो PQ वेक्टर आप डिफाइन कर लेंगे, वो तो नॉर्मल वेक्टर हो गया। PQ का जो मिड पॉइंट होगा वो प्लेन पे होगा तो प्लेन के ऊपर का पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट पता है, नॉर्मल वेक्टर पता है, प्लेन की इक्वेशन आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे 5 क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। फिर लिखा हुआ है प्लेन परपेंडिकुलर टू वन प्लेन। अब ऐसे केस में क्या होगा, देखिए ऐसे केस में हम कैसे करेंगे सॉल्व। तो ऐसे केस में हमेशा एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई होगी, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐसे वाले 2 क्वेश्चन आए, तो जिस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है उसका मान लेता हूं मैं नॉर्मल वेक्टर है। अब अगर हमें इक्वेशन निकालनी, तो मैंने आपको बताया हमेशा एक पॉइंट चाहिए, नॉर्मल वेक्टर। तो अब अगर ये किसी दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है तो हमें पता है इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर। और अभी मैंने डिस्कस किया, जब भी नॉर्मल वेक्टर दिया होगा 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, एक से तो काम ही नहीं चलेगा। तब उसके केस में क्या दिया हो सकता है और क्या हो सकता है, तो प्लेन पे एक पॉइंट दिया होना चाहिए। तो ऐसे केस में जनरली क्या होता है, प्लेन पे एक लाइन दी हुई होती है। तो जो लाइन दी हुई होती है उस लाइन का जो पॉइंट है वो हमारा प्लेन पे है, ये हमें पता लग जाता है। और उस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है, अगर मैं लिख लेता हूं डायरेक्शन वेक्टर बी, पॉइंट मैंने लिख लिया वेक्टर है, तो ये जो डायरेक्शन वेक्टर बी जो है, ये जो नॉर्मल वेक्टर है, ये उसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये हमें पता लग जाता है। तो इस तरह से कंडीशन होती है। तो नॉर्मल वेक्टर निकल जाएगा इसके क्रॉस प्रोडक्ट से, और ये हमारा पॉइंट प्लेन पे है ही, क्योंकि लाइन प्लेन पे है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है समथिंग लाइक दिस क्वेश्चंस आर फ्रेम। जैसे एक और केस लेते हैं, प्लेन परपेंडिकुलर टू 2 प्लेन्स आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो जो प्लेन की बात हो रहा है उसका नॉर्मल वेक्टर मान लो आप, नॉर्मल वेक्टर n, और जो 2 प्लेन्स है उसका नॉर्मल वेक्टर आपको क्वेश्चन में दिया होगा n1 वेक्टर और n2 वेक्टर। नहीं दिया होगा तो आपको उनकी इक्वेशन दी हुई होगी, लेकिन हमें पता है नॉर्मल वेक्टर ये जो है ये दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इससे हम नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हैं कि नॉर्मल वेक्टर किसके पैरेलल होगा, नॉर्मल वेक्टर विल बी पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 वेक्टर। ये हम डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इससे हमें ये जो प्लेन निकालना है उसका नॉर्मल वेक्टर पता लग गया, लेकिन हमें पॉइंट चाहिए। तो क्वेश्चन में पॉइंट फिर दिया हुआ ये होगा कि उस पर एक पॉइंट लाया करता है। तो इस तरह से डिफरेंट कंडीशंस दी हुई होती है, और ऐसे कितने भी क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए और एक चाहिए उसका नॉर्मल वेक्टर। अब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन विद ए लाइन का लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन ए प्लेन। हम कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोजेक्शन की जो लाइन है उसकी इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आता है जनरली। तो इसका मतलब देखिए क्या है, 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन 3 बार आए हैं। इसमें हमें लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन पूछा है प्लेन के ऊपर। तो प्लेन की इक्वेशन दी हुई x + y + z = 7। लाइन हमें सेगमेंट बनाया है 2 पॉइंट को ज्वाइन करके, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका प्रोजेक्शन प्लेन पे निकालना है, इसका मतलब क्या होता है। तो प्रोजेक्शन का बेसिकली मतलब होता है शैडो। तो ये एक मान सकते हैं आप, एक स्टिक और ये ग्राउंड है। तो अगर ऊपर से आप इस स्टिक पे लाइट डालेंगे तो इस पे लाइट डालने से क्या होगी, इस स्टिक की शैडो बनेगी अर्थ के ऊपर। तो ये जो हमारा अर्थ है या फ्लैट ग्राउंड है उसके ऊपर इसकी शैडो है, और ये जो शैडो होती है इसी को ही हम लाइन का प्रोजेक्शन प्लेन पे बोलते हैं। तो हमें ए बी की लेंथ करनी है डिफाइन। तो इसमें अब क्वेश्चन 2 तरह से आते हैं, या तो आपको इस सेगमेंट या प्रोजेक्शन की लेंथ करनी होती है डिफाइन, या ये जो प्रोजेक्शन वाली लाइन है इसकी इक्वेशन करनी है डिफाइन। दोनों टाइप से क्वेश्चन आते हैं। प्रोजेक्शन की लेंथ पे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, प्रोजेक्शन की इक्वेशन पे एक बार ही क्वेश्चन आए। दोनों बताऊंगा कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो अगर हमें प्रोजेक्शन की लेंथ निकालनी है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला हमने वेक्टर्स में पता है कि एक वेक्टर का दूसरे पे प्रोजेक्शन निकालते हैं, a.b से हम वहां पे वैल्यू लिख लेते हैं। हमें सिर्फ दोनों वेक्टर्स का पता होना चाहिए क्या है। तो PQ वेक्टर तो आपको डेफिनेटली पता है। कैसे पता है, क्योंकि आप ये वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। और जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है AB वेक्टर आपको नहीं पता क्या है, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता, A और B पॉइंट भी नहीं पता, कैसे यहाँ पे निकालेंगे। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको। तो उसके लिए हमें यह पता है कि AB वेक्टर नहीं पता, लेकिन प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमेशा हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नॉर्मल वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर। तो ये मैंने ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली, और ये इसके पैरेलल हमने ग्राउंड पे जो शेडो बन रही है इसके पैरेलल लाइन यहाँ से हमने यहाँ ड्रॉ कर ली। तो हमें ये पता लगता है कि AB और QR डेफिनेटली बराबर ही होंगे। तो अगर मैं कैसे भी करके QR निकाल लूँ इस ट्राइंगल से, तो मेरे AB की वैल्यू आ जाएगी, वो ही मेरे AB की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल वेक्टर का किया यूज। हमेशा क्वेश्चन में जो भी वेक्टर पता है उसी का यूज करना होता है। प्लेन में नॉर्मल वेक्टर पता है तो आपको हमेशा ये वेक्टर यहाँ पे या यहाँ पे
बनाना ही है, उसको आपको यूज करना ही है। तो मैंने आपको बताया था हमेशा जब भी ट्रायंगल बनता है, एक वेक्टर की लेंथ पता है, दूसरे की सिर्फ डायरेक्शन पता है, तो उसके बीच का एंगल आप डिफाइन कर सकते हैं। ये तो हमें पता ही है, इसकी लेंथ भी पता है, उसको डी बोल देता हूँ, इसके बीच का एंगल डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर भी हमें पता है। तो अब हमें यहाँ पे अगर क्यू आर डिफाइन करना है तो अल्फा तो मैं निकाल सकता हूँ कॉस अल्फा डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर, कॉस अल्फा हमारा आ जाएगा। और जो क्यू आर जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन अगर हमें निकालनी है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे तो हम लिखेंगे डी साइन अल्फा। तो कॉस अल्फा एक बार आ जाएगा तो 90 डिग्री के ट्राइंगल से साइन अल्फा निकाल लेना और डी साइन अल्फा से आप प्रोजेक्शन की लेंथ की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्शन की वैल्यू निकाली जाती है एक लाइन सेगमेंट की प्लेन पे। तो ध्यान रखेंगे इसका अगर इस पे प्रोजेक्शन लेना है, ये वेक्टर नहीं पता लेकिन नॉर्मल वेक्टर पता है, तो ट्राइंगल हम ये यूज करेंगे, डी साइन अल्फा से हम यहाँ पे आंसर निकालेंगे। अब ये तो हो गया प्रोजेक्शन की लेंथ निकालनी। अगर आपको बोला जाए कि ये इसका जो प्रोजेक्शन है इसकी लाइन की इक्वेशन निकाल लो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो अब ऐसे केस में क्या इक्वेशन पूछी जाती है तो क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई होती है तो उसको चेक करना ईजी होता है, क्योंकि वो लाइन अगर इसी प्लेन में है तो इसके नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, तो आप वैसे चेक कर सकते हैं। एक तरीका तो ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। इक्वेशन निकाली कैसे जाती है अगर हम इसको देखेंगे तो हम क्या बोलते हैं, हमें पता है कि प्रोजेक्शन मतलब ऊपर से हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो हम क्या बोलते हैं, या तो पॉइंट क्यू का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो प्लेन पे, या पॉइंट पी का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो। अभी हमने फॉर्मूला देखा, तो आप दोनों के फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, फिर आप इक्वेशन निकाल सकते हो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की। ऐसा आप कर सकते हो अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं तो। या फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से एक पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो और ये जो पी क्यू लाइन है कहीं ना कहीं तो प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट प्लेन के साथ निकालो, तो वो दो पॉइंट मिल जाएंगे, तो जो प्रोजेक्शन लाइन है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही है। इवेंचुअली आपको ये लाइन निकालने के लिए दो पॉइंट चाहिए, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर या दो फुट ऑफ परपेंडिकुलर। एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंगे तो लाइन की इक्वेशन लिख के इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन विद द लाइन निकालना पड़ेगा। तो वैसे कैलकुलेशन वो करी जाती है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब लास्ट जो पार्ट है इस वीडियो का, इसमें हम यहाँ पे देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स या फैमिली ऑफ प्लेन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है सिंपल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स, क्योंकि यही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 क्वेश्चन इसमें से आए, तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है, प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू प्लेन्स। ऐसे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन लिखा जाता है। तो ये मैंने दो प्लेन बना लिए हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बनेगी एक लाइन। तो इस लाइन से पास करने वाला एक प्लेन जो है उसको डिफाइन किया जाता है प्लेन P3 से। उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, डिफरेंट कंडीशंस क्वेश्चन में दी हुई होती है जिससे हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, और एक बार लैम्डा आ जाता है तो P3 की इक्वेशन आ जाती है। फिर जैसे भी क्वेश्चन में पूछा गया है वैसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जेईई मेन में जो क्वेश्चन आया था उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जो प्लेन P3 है P1 के परपेंडिकुलर है। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। जेईई मेन का एक एग्जाम्पल देखते हैं 2021 का, तो इसमें लिखा हुआ है प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन एंड दिस प्लेन। तो ये हमारा प्लेन P1 है, ये हमारा प्लेन P2 है। P1 प्लस लैम्डा P2 से हम यहाँ निकाल लेंगे प्लेन P3 की इक्वेशन। P1 P2 यहाँ पुट कर दिया। ध्यान ये रखना है कांस्टेंट टर्म जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लेके आना है, फिर P1 और P2 की वैल्यू आपको पुट करनी है। अब ये जो लिखा हुआ है इस प्लेन के बारे में लिखा हुआ है कि इसकी लाइन से तो पास करता ही है और इस पॉइंट से भी पास करता है। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही होता है। तो इसमें हम पॉइंट सेटिस्फाई करा देते हैं -2 1 3, तो x y z की जगह -2 1 और 3 पुट कर देते हैं, तो ऐसे इक्वेशन आ जाती है। उसको सॉल्व करके लैम्डा आ जाता है। तो एक बार हमें अगर लैम्डा मिल जाता है, लैम्डा अगर आप यहाँ पुट कर देंगे तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। फिर वो जो प्लेन की इक्वेशन आएगी यहाँ पे लिखी हुई कि वो इसके बराबर आनी चाहिए, उससे आप कंपेयर कर लेते हैं, उससे ABC की वैल्यू निकाल के आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन में हमेशा लिखा होगा पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन या पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, और इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन देखा कि वो एक गिवन पॉइंट से पास करता है जो प्लेन हमें निकालना है, ऐसा वाला क्वेश्चन देखा। और क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि वो जो गिवन प्लेन है जो हमें P3 निकालना है वो किसी तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसा हो सकता है। तो उसके केस में आप क्या करेंगे, P1 प्लस लैम्डा P2 जो आपने इक्वेशन लिखी है उसमें x का कोफिशिएंट अलग करेंगे, y का कोफिशिएंट अलग और z का कोफिशिएंट अलग करेंगे, क्योंकि उससे आपको मिलेगा इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर।
तो इसका नॉर्मल वेक्टर भी डिफाइन करना पड़ सकता है n3 वेक्टर, जिसको आप डिफाइन करेंगे अगर किसी प्लेन के परपेंडिकुलर है, लाइन के पैरेलल है, ऐसे कंडीशन दी गई। क्योंकि अगर ये किसी तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर, उसको n फैक्टर बोल देते हैं, तो हम बोलेंगे ये n3 और n वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करके करेंगे सॉल्व, उससे लैम्डा निकालेंगे। या लिखा हुआ है किसी तीसरे प्लेन के पैरेलल है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि n3 वेक्टर जो है, अगर मैं यहाँ बोल देता हूँ इसको n4 वेक्टर, ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, हम ऐसे कंडीशन लगा सकते हैं। क्वेश्चन में जैसे दिया होगा वैसे आप सॉल्व करेंगे। या लिखा हुआ हो सकता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू सम लाइन, जिस लाइन के पैरेलल है, अब हमें पता है लाइन और प्लेन पैरेलल होते हैं, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे अगर लाइन की बात करूंगा, अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस का वेक्टर क्या है, यहाँ पे है, दैट इज आई कैप। तो अगर इस केस में बात करूंगा तो जो n3 वेक्टर है वो आई कैप के परपेंडिकुलर होगा, तो n3 डॉट आई कैप 0 होगा, ऐसे हम निकालेंगे। वाई एक्सिस होगा तो यहाँ जे कैप होगा, जेड एक्सिस होगा तो यहाँ के कैप होगा। और लाइन की बात करी हुई है तो जो लाइन का जो भी वेक्टर है, वेक्टर बी, तो हम बोलेंगे कि लाइन का वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा 0, हम ऐसे कंडीशन लगा सकते हैं। लास्ट पार्ट कुछ ऐसा भी आ सकता है कि अब देखिए ये वाला सबको स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लग सकता है कि पैरेलल टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P4 एंड P5, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P4 एंड P5। तो P4 और P5 ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है, P4 P5 एक और डिफाइन कर ले, तो आप क्या करेंगे, P4 और P5 का डायरेक्शन का वेक्टर क्या होगा वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यही देखेंगे। फिर अगर हमें वो वेक्टर पता लग जाए उस लाइन का, तो उस लाइन का वेक्टर पता लग जाए, अब उसके पैरेलल है तो पैरेलल की कंडीशन लगा देंगे n3 वेक्टर की, और उसके परपेंडिकुलर है तो उसके परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा देंगे। तो अब हम नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऐसे इक्वेशन लिखते हैं, तो ऐसे तो 16 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जिसमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन की बात कर रहा है, मतलब अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। वैसे वाले क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन आए हैं, 13 क्वेश्चंस आए हैं, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन का मतलब कैसा होता है, इसके लिए हम एक जेईई मेन का इलस्ट्रेशन देखते हैं, 2017 का क्वेश्चन। इसमें बोला गया है इस प्लेन और इस प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन बताओ। अभी मैंने डायग्राम बताया था, दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन हम ऐसे बनाते हैं। अब इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम कंडीशन लगाते हैं कि ये जो लाइन है प्लेन P1 में भी है, ये जो लाइन है प्लेन P2 में भी है। तो उसकी कंडीशन लगाई जाती है कि यहाँ पे प्लेन P1 का नॉर्मल वेक्टर और प्लेन P2 का जो नॉर्मल वेक्टर है, वो दोनों के दोनों वेक्टर क्या होंगे, लाइन के भी परपेंडिकुलर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर n1 जो है प्लेन P1 के परपेंडिकुलर है, P1 के अंदर ही लाइन n1 है, तो यहाँ पे ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि सेम ही प्लेन में यहाँ पे ये लाई करता है। सेम तरह से n2 वेक्टर जो है प्लेन P2 के परपेंडिकुलर है, तो लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि लाइन भी प्लेन P2 में है, तो वो वहां पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो इस लाइन की डायरेक्शन हम क्या बोल सकते हैं, ये जो लाइन है n1 के भी परपेंडिकुलर है, n2 के भी परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर अगर मैंने b लिखा है तो इसको बोल सकता हूं n1 क्रॉस n2 के वो पैरेलल होगी। तो इसकी हमें डायरेक्शन पता लगे। तो क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे ये प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करूंगा तो 3x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, इसको यहाँ पे चेंज करूंगा x प्लस 4y माइनस 2z इक्वल टू 2। अब यहाँ पे इनके नॉर्मल वेक्टर लिखूंगा तो 3 1 माइनस 1 आएगा नॉर्मल वेक्टर 1, दूसरे का आएगा 1 4 माइनस 2। तो मैं ये बोल सकता हूँ इसकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन है उसका वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप वो निकालेंगे तो ये आ जाएगा -2 7 और 30। तो इस लाइन की इक्वेशन अगर मुझे निकालनी है तो वेक्टर तो मुझे पता लग गया, डायरेक्शन वेक्टर। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर। वेक्टर हमें पता है, अब हम निकालेंगे पॉइंट ऑन द लाइन। तो वो कैसे निकालेंगे उसको अब हम यहाँ पे समझते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम हटा दिया है, लेकिन सॉल्व क्या करना है देखिए। अब वो जो लाइन है जो मैंने अभी डायग्राम आपको बताया था जस्ट पहले, उस लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या है, आपको जनरली इक्वेशंस ऐसे दी हुई होती हैं, जैसे आपको ये 4 दी है। तो इसमें सबसे पहले डायरेक्शन वेक्टर v देखेंगे, 2 7 13, ये भी हो सकता है और इसका नेगेटिव टाइम भी हो सकता है। तो -2 7 13, 2 7 -13 भी हो सकता है। तो ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो ऐसे करके आप दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं डायरेक्शन वेक्टर को देख के। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब बाकी दोनों ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो इसमें ये पॉइंट ऑन द लाइन कैसे दिया हुआ है, इसको हम कैसे समझते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि आप पॉइंट चेक कर लो,
दोनों प्लेन में पुट करके देख लो, 4/7 0 और 5/7 सेटिस्फाई कर रहा है दोनों प्लेन को, तो वो आंसर हो सकता है। तो दो ऑप्शन तो इससे एलिमिनेट हो जाएंगे, बाकी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। पॉइंट सेटिस्फाई करके चेक कर लो दोनों में सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। दोनों में करेंगे तो होगा पॉइंट, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि वो लाइन जो है दोनों पे ही है तो दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। या फिर उसका दूसरा तरीका होता है, जो भी लाइन की इक्वेशन दी हुई है इसमें नोटिस करो, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशंस में z कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे कि उसमें एक बार y कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे, तो y 0 करते इक्वेशन बनेगी 3x + z = 1, x - 2z = 2। इससे आप x और z की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर y = 0 के लिए x और z 4/7 5/7 आ जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। यहां से 4/7 और -5/7 आ जाएगा तो ये आंसर हो सकता है पॉइंट के हिसाब से। तो ऐसे हम चेक करते हैं y = 0 के हिसाब से, तो जो ऑप्शन में दिया होता है उसके हिसाब से चेक किया जाता है। तो जनरली क्या होता है, x y z जो यहाँ पे दो इक्वेशन होती है प्लेन की, इसमें से एक वेरिएबल को 0 पुट करके चेक करते हैं, जनरली वैसा ही ऑप्शन दिया हुआ होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे बाकी दोनों में z = 0 पॉइंट है, तो z = 0 कर देंगे तो x और y में ये इक्वेशन बनेगी। तो उससे अगर आप देखेंगे तो ये वाले से जो आंसर आएगा वो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 से मैच करेगा। ये वाला जो है करेक्ट आंसर है। 6/13 और 5/13 इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। इससे अगर आप जो आंसर निकालेंगे तो वो यहाँ पे इससे मैच नहीं करेगा, ना इससे मैच करेगा। ऐसे आप इसको सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्शन वेक्टर निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन से। ये तो डायरेक्शन वेक्टर हो गया। ऑप्शन चेक करिए हमेशा, उससे आधे एलिमिनेट हो जाते हैं। पॉइंट निकालने के लिए या तो पॉइंट दोनों प्लेन में सेटिस्फाई कर दो, या दोनों प्लेन में से एक x y z में से 0 पुट कर दो, और जनरली ऐसा ही होता है पॉइंट ऑन द लाइन। ऐसे आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन। तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन कैसे लिखी जाती है, दो प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू करके 0 लिख देते हैं, या लिख देते हैं एक प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0, दूसरे प्लेन की इक्वेशन इक्वल टू 0। पीछे तो लिखा हुआ था लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, ऐसे लिखा हुआ था। क्वेश्चन में कई बार ऐसा लिखा हुआ भी नहीं होता, क्वेश्चन में लिखा होता द लाइन, लाइन के आगे वो लिख देगा दो प्लेन की इक्वेशन। इसका भी मतलब क्या है, उन प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली लाइन की ही बात हो रही है। इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल कौन सी थी, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c, तो आपको सिमेट्री दिख रही थी। यहाँ पे सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसमें दो प्लेन की इक्वेशन इक्वेट करके 0 करके लिखते हैं इक्वेशन। तो उससे लाइन की इक्वेशन से डायरेक्शन कैसे पता लगती है, इन दोनों प्लेन्स के क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल के, वो डायरेक्शन वेक्टर जो लाइन का है वो पैरेलल होता है। दिस इज अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है अनसिमेट्रिकल फॉर्म में दो लाइन की इक्वेशन लिखी होती है, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला पता है। स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का डायरेक्शन वेक्टर चाहिए, दोनों पे पॉइंट चाहिए। तो आपको पहले उन अनसिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, दोनों की डायरेक्शन वेक्टर निकालनी पड़ेगी, दोनों पे पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। फिर आप वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे जो स्क्यू लाइंस के बीच का होता है। कई बार क्या होता है, एक सिमेट्रिकल फॉर्म में दी हुई, एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म में, मतलब ऐसे, तो सिमेट्रिकल फॉर्म को वैसे ही रखेंगे, अनसिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल में चेंज करेंगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो क्वेश्चन में कैलकुलेशन कितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो ये ध्यान रखेंगे अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन। अब इससे रिलेटेड हम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में आया था। तो इसमें लाइन L1 की बात हो रही है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। तो यहाँ पे ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन होगी, और लाइन L2 की बात हो रही है इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। और हमें एक प्लेन का डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से जिसमें ये दोनों लाइन्स हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया गया, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता है। एक प्लेन में अगर दो लाइन है तो दोनों लाइन के जो वेक्टर हैं, डायरेक्शन वेक्टर वो प्लेन में है, क्योंकि अभी हमने पहले डायग्राम डिस्कस किया था। एक प्लेन में अगर दो लाइन है तो इनकी डायरेक्शन वेक्टर दोनों प्लेन में है। तो हमें पता है जो नॉर्मल वेक्टर है दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट से हम नॉर्मल वेक्टर निकाल सकते हैं। तो हमें बेसिकली पहले ये करना है, इन दोनों लाइंस का डायरेक्शन वेक्टर हम निकाल लेते हैं, तो उससे एटलीस्ट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन तो आ जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर अगर n वेक्टर बोल देता हूं तो वो कैसे निकालूंगा, लाइन 1 का डायरेक्शन वेक्टर निकालता हूं। लाइन 1 क्या लिखी हुई है, प्लेन P1 और P2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाली लाइन। तो लाइन 1 का डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, दोनों के नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट, यही होगा इसका डायरेक्शन वेक्टर। लाइन 2 का डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, बाकी जो दोनों प्लेन है P3 और P4 उसके नॉर्मल का क्रॉस प्रोडक्ट, वही होगा उसका डायरेक्शन वेक्टर। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये n1 क्रॉस n2 के भी परपेंडिकुलर है,
और ये जो है n3 क्रॉस n4 के भी परपेंडिकुलर है। और अगर ये वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर इसके भी परपेंडिकुलर है तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट की क्या होगा, पैरेलल। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा, तो इससे हमें इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को देखिए कॉम्प्लिकेट किया गया है, लेकिन अगर आपको बेस क्लियर है, सेपरेट करके सॉल्व करेंगे समझ आ जाएगा। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर हमें मिल गया। और मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, पॉइंट ऑन द प्लेन निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है वैसे, लेकिन क्योंकि इसमें डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम प्लेन निकला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से एक लाइन के ऊपर पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लाइन 1 पे पॉइंट निकाल लीजिए, लाइन 2 पे मत निकालिए, क्योंकि एक ही पॉइंट तो चाहिए अपने को इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए। तो इस पे पॉइंट कैसे निकाल सकता हूँ, मैं z को 0 कर दूंगा तो x और y में इक्वेशन बन जाएगी, उससे x और y आ जाएगा, वैसे हमारा पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट आ गया, डायरेक्शन पता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ प्लेन आते ही उसका ओरिजिन मतलब पॉइंट से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो ये है अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन, दैट इज द लास्ट कॉन्सेप्ट। ऐसे जेईई मेन के क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है, ऐसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बेसिक ध्यान रखेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा हो, आपको समझ आया हो, आपके कॉन्सेप्ट इंप्रूव हुए हो, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक जरूर करिए इस वीडियो को। Thank you so much for watching this video and I will see you in the next video.